नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। दोस्तों, समीक्षा अधिकारी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए डे वाइज सीरीज हमारी चल रही थी। ये पूरा प्रोग्राम था और इसमें डे 6 का वीडियो आप देखने जा रहे हैं। पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी, इस पर हमने पिछले वीडियो में भी चर्चा की थी। यहाँ हम देखेंगे इकोसिस्टम को, यानी पारितंत्र को। प्रकृति जब जीवों को बनाती है तो उनका एक समूह होता है, एक समुदाय होता है। वो अकेला जीव नहीं होता कि किसी एक जीव को बना दिया और उसे अकेले छोड़ दिया, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। उसके पास पूरा एक झुंड होता है, उसके आसपास एक अनुकूल वातावरण होता है जिसमें कि वो आराम से जी खा सके। और इतना ही नहीं, उसके साथ अन्य जीवों का भी समुदाय होता है, मतलब जो उससे अलग प्रजाति के होते हैं। उस प्रजाति के जीवों का तो झुंड ही है। जैसे मान लीजिए हिरण है, शाकाहारी जीव है, तो उसका तो पूरा दल रहेगा ही। उसके अलावा आसपास अन्य जीव भी रहते हैं जिन पर कि वो आश्रित होता है कहीं ना कहीं से, या वो उस पर आश्रित होते हैं। तो इस प्रकार से बनती है पूरी फूड चेन। और पर्यावरण को चलाने के लिए ये फूड चेन, यानी जो खाद्य श्रृंखला है, ये आवश्यक होती है। अब यहाँ पारितंत्र की असली परिभाषा को देखने की आवश्यकता है। तो एक कागजी परिभाषा के तौर पे आप देखें, प्रकृति में जीवों के विभिन्न समुदाय एक साथ रहते हैं, ये आप सभी जानते हैं। और एक साथ रहने के अलावा ये एक दूसरे से परस्पर क्रियाएं भी करते हैं। भौतिक पर्यावरण के साथ भी इनकी क्रिया होती है। तो इस प्रकार से एक पूरी यूनिट तैयार हो जाती है, एक इकाई का निर्माण होता है जिसको कि हम कहते हैं पारिस्थितिकी। ठीक है, अन्योन क्रिया यहाँ पर, यानी परस्पर क्रियाएं जो हैं, एक दूसरे पर निर्भर रहने वाली क्रियाएं हैं, वो चलती रहती हैं। और ये जो पूरा तंत्र, मतलब इस क्रिया के परिणाम स्वरूप एक सिस्टम जनरेट होता है, एक तंत्र तैयार होता है जिसको कि पारितंत्र कहा जाता है। पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र एक ही बात है, दोनों को अलग मत समझिएगा। इस शब्द की रचना 1935 में हुई थी, मतलब पहली बार इसको इस्तेमाल किया गया और एजी टेंसले के द्वारा इसको इस्तेमाल किया गया था। तो उन्होंने इकोसिस्टम शब्द की खोज की थी, न कि पारितंत्र। वो तो हमने हिंदी में ट्रांसलेट कर लिया है। पारितंत्र की जो प्रकृति है वो क्रियात्मक होती है, ये क्रियाशील होता है, हमेशा चलायमान होता है। जब भी ये स्थिर हो जाता है तो नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसका चलायमान रहना आवश्यक है। और इसमें जैविक और अजैविक घटकों के बीच में जटिल क्रियाएं होती हैं, मतलब जैविक घटकों की आपस में भी क्रियाएं होती हैं और प्लस जो अजैविक घटक है उनके साथ भी इनकी अन्योन क्रिया चलती रहती है। अब यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है तालाब का। तो तालाब जो है वो एक पूर्ण बंद और सरल पारितंत्र का उदाहरण है। स्वतंत्र पारितंत्र है, सरल है क्योंकि एक सीमित दायरा होता है, इसे पढ़ना आसान होता है। और किसी भी पारितंत्र की मूलभूत संरचना और कार्यों का अध्ययन करने का एक सरल साधन हम तालाब को मानते हैं। हम पूरे महासागर को पकड़कर उसका अध्ययन नहीं करते हैं क्योंकि वो बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, तो इसीलिए हम तालाब को सहारा बनाते हैं कि एक छोटे दायरे में हम पूरे पारितंत्र का, मतलब पूरे जलीय पारितंत्र का अध्ययन कर लेंगे। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है सौर ऊर्जा का। तो पूरे इकोसिस्टम में, या ये कह लीजिए कि पूरे पृथ्वी के एनवायरनमेंट में, पर्यावरण में, ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य ही है। सूर्य की ही ऊर्जा, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से जीवधारियों को प्राप्त होती है। अब यहाँ पर कुछ लोगों के दिमाग में ये आएगा कि जो हरे पौधे हैं वो तो सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, लेकिन हम मनुष्य या जो जीव जंतु हैं वो तो प्रकाश संश्लेषण करते नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारे सिर पर 4-5 पत्ते उगे हुए हैं जिनके द्वारा क्लोरोफिल जो है वो प्रकाश संश्लेषण में काम आ रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन सौर ऊर्जा हमें भी प्राप्त होती है, बस उसका स्वरूप अलग होता है। आपने ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ा है ना, तो उसमें कहा जाता है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है, लेकिन उसको एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है। तो वही सिस्टम चलता है। मतलब पौधे जो है वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, तो उसमें होता क्या है, सौर ऊर्जा उनके अंदर संचित होती है। किस रूप में? रासायनिक ऊर्जा के रूप में। और वही केमिकल एनर्जी जब हम उनका सेवन करते हैं, यानी हरे पौधों का सेवन करते हैं, तो वो हमें प्राप्त हो जाती है। वो हमारी कोशिकाओं में, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में संचित हो जाती है और ऐसे वो आगे चलती रहती है। जैसे मान लीजिए कि हरे पौधों को खा रहा है हिरण और हिरण को खा रहा है शेर, तो ये ऊर्जा का स्थानांतरण एक क्रम से दूसरे क्रम में होता है। अब ये सत्य है कि ऊर्जा में कमी आती है। ऐसा नहीं है कि सौर ऊर्जा जितनी मात्रा में हरे पौधों को मिली थी उतनी ही हिरण को भी मिल गई, उसमें काफ़ी हद तक कमी आ जाती है। कितनी आती है उसको भी हम आगे देखेंगे। और सबसे कम ऊर्जा प्राप्त होती है शेर को, जो सबसे सर्वोच्च उपभोक्ता होता है। तो ये क्रम चलेगा। फिलहाल ये सरल साधन है तालाब, तो इसके सहारे हम शुरू करते हैं। और सौर ऊर्जा इसको संचालित करती है। ऊर्जा ही संचालन की कार्यकर्त्री होती है। ऊर्जा और पदार्थ, यानी जो मैटर होता है, उसी से मिलकर पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है। यानी भौतिक विज्ञान से ही विज्ञानों की शुरुआत होती है। चाहे जितने प्रकार का साइंस है वो सब नेचुरल साइंस के अंदर निहित होता है। और नेचुरल साइंस
ये फिजिक्स को ही कहा जाता है, भौतिक विज्ञान को ही कहा जाता है। पदार्थ और ऊर्जा से ही सब कुछ शुरू हुआ है, तो ये पर्यावरण भी उसी से जनरेट होता है और ऊर्जा संचालन का काम करती है। और हमारे इकोसिस्टम में ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होती है? सोलर लाइट से ज़्यादातर। और इसके बाद आप देखें, पारिस्थितिकी तंत्र प्रकृति की एक कार्यात्मक इकाई है। ठीक है, कार्यात्मक इकाई का मतलब फंक्शनल यूनिट है, इसमें फंक्शन चलते रहते हैं। और इसमें पारिस्थितिकी तंत्र में ये बताने का प्रयास किया गया है कि ये कितना बड़ा हो सकता है और कितना छोटा हो सकता है। तो बहुत छोटा हो सकता है, एक पानी की बूंद में पूरा एक पारिस्थितिकी तंत्र यानी एक इकोसिस्टम मौजूद रह सकता है, छोटे छोटे जीवों का, सूक्ष्म जीवों का। और एक बड़ा जलाशय या महान महासागर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। माइक्रो इकोसिस्टम हो सकता है और मैक्रो इकोसिस्टम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र की विचारधारा को कार्ल मोबियस, और यहाँ आप देखें कार्ल मोबियस ने बायोसिनोसिस, ये शब्द आप देख रहे हैं, बायोसिनोसिस, और फोर्ब्स के द्वारा माइक्रोकॉस्म के तौर पर बताया गया। पारिस्थितिकी तंत्र की जो विचारधारा है उसको दो और पर्यावरणविद थे जिन्होंने कि अलग अलग नाम से संबोधित किया। तो इसमें मोबियस का ये कहना था कि ये बायोसिनोसिस है, यहाँ आप देख रहे हैं इस शब्द को, और फोर्ब्स नाम के जो साइंटिस्ट थे, मतलब ये इकोलॉजिस्ट थे, तो इनके द्वारा जो शब्द इस्तेमाल किया गया वो माइक्रोकॉस्म था। अब यहाँ तक तो हमने परिभाषाओं की बात की, अब बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की, यानी इसका विवरण हमें देखना आवश्यक है। तो प्रकृति में अगर हम पूरा ओवरऑल देख डालें, जितना हमें जानकारी है, मतलब जितना हम इंसान जान पाए हैं, तो उसके हिसाब से पारिस्थितिकी तंत्र की दो ही श्रेणियाँ होती हैं, मतलब दो मुख्य श्रेणियों में इसको बांटकर पढ़ा जा सकता है। और इसे आप मोटे तौर पे कहते हैं कि एक स्थलीय पारितंत्र है जो कि जमीन पर पाया जाता है, और दूसरा जलीय पारितंत्र है। ठीक है, बस दो ही तरह के पारितंत्र की कैटेगरी में डालकर हम पढ़ते हैं, उसके सब डिवीजन होते हैं। अब जैसे इसमें देखिए, घास स्थल, वन, मरुस्थल स्थलीय पारितंत्र के एग्जाम्पल हैं, क्योंकि ये सब जमीन पर पाए जाते हैं। रेगिस्तान में जो जीव रहते हैं वो भी जमीन पर ही रह रहे हैं, कहीं आसमान में तो रह नहीं रहे, तो वो सब स्थलीय पारितंत्र का हिस्सा है। और जलीय पारितंत्र में वो नदी, तालाब और महासागर सब कुछ आ जाता है, मतलब झील भी आती हैं, और जितने भी पानी के स्रोत हैं, पानी जहाँ इकट्ठा हो रहा है वहाँ जलीय पारितंत्र हो सकता है और होता है। पृथ्वी पर पानी ही सबसे ज़्यादा है, ये आप जानते ही हैं, 71% तो पानी ही है, और उसमें से पीने योग्य पानी बहुत थोड़ा सा है, और बाकी जो है वो वेस्ट है। तो वेस्ट नहीं है, उसका अपना एक रोल है, लेकिन पीने के लिए या फिर दैनिक काम के लिए उसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। बहुत बड़े हिस्से में पानी तो जो ग्लेशियर है उनके अंदर फ्रीज किया हुआ है, और वो मेल्ट डाउन हो रहे हैं, तो महासागर का स्तर बढ़ रहा है। फिलहाल वो ग्लोबल वार्मिंग है। यहाँ अगर हम बात करें पानी की, तो पानी की अधिकता की वजह से ही अगर दूर अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखा जाए तो वो नीले रंग की दिखाई देती है। ये पानी की उपस्थिति की वजह से ही है, नीला ग्रह कहा जाता है। तो ये हमने देखा। और समुद्र विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है, जो कि बहुत बड़े आकार का है, और उसमें असंख्य छोटे से लेकर बड़े बड़े जीव तक रहते हैं। और समुद्र का एक छोटा हिस्सा ही अभी तक वैज्ञानिक जान पाए हैं। इतनी रिसर्च हुई है और इतना समुद्र में आवागमन, और यहाँ तक कि हमने एक बड़े पैमाने पर उसे प्रदूषित कर दिया है, लेकिन उसका एक बड़ा हिस्सा अभी भी अनजाना है, मतलब रहस्यमयी है। गहन समुद्र का अध्ययन कोई नहीं कर सका है अभी तक। ठीक, तो इसे आपने देखा। और पृथ्वी पर विद्यमान जलमंडल यानी जो हाइड्रोस्फीयर है उसका लगभग 97% हिस्सा, मतलब हाइड्रोस्फीयर को अगर हम देखें तो उसका 97% हिस्सा यानी लगभग पूरा ही 3% बाहर कर दिया गया, तो वो समुद्री पानी से घिरा हुआ है। यानी समुद्री पानी ही ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है। और समुद्री पानी में जो नमक होता है, मतलब नमकीन स्वाद उसका आता है, वो सोडियम क्लोराइड की वजह से होता है, यानी NaCl। इसे आप जानते हैं। अब यहाँ पर जैवमंडल को देखिए, जैवमंडल यानी बायोस्फीयर, और इसका एक चित्र भी आप यहाँ देख रहे हैं। छोटी इकाई से बड़े समूह तक हम लोग जाएंगे। इसमें यह बताया गया कि मिट्टी, शैल मतलब चट्टानों की बात हो रही है, जल वायु की परत है। ठीक है, मतलब मिट्टी, शैल, जल तथा वायु की परत है। और ये परत जो है ये कैसी है? पतली है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा मोटाई नहीं है। पृथ्वी के चतुर्दिक आवरण मंडल के रूप में व्याप्त सबसे बड़ा ये पारिस्थितिकी तंत्र है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि जैवमंडल में ये सारी चीज़ें आती हैं, मिट्टी आती है, चट्टानें आती हैं, ये सब अजैविक घटक हैं, जल और वायु आते हैं, और इनके सहारे जो एक तंत्र डेवलप होता है, एक पूरा दायरा विकसित होता है, परिधि विकसित होती है, उसको कहते हैं बायोस्फीयर। ये चतुर्दिक आवरण है, चारों ओर है, चारों ओर व्याप्त है, तो इसका आकार भी सबसे बड़ा है, और इसके साथ सभी जीवित जीव संबंधित होते हैं। और ये मंडल यानी जो जैवमंडल होता है ये सारे जीवों का पालन पोषण करता है। तो जैवमंडल और कुछ नहीं है, ये पर्यावरण ही तो है। अब यहाँ जो चित्र बना है ये आप देखिए, ये NCERT से उठाया गया है, NCERT में आपने देखा भी होगा। इसमें देखिए ये जीव है, जीव मतलब बारहसिंगा, हिरन, कुछ भी हो सकता है। कुल मिलाकर यहाँ पर प्राथमिक उपभोक्ता को दर्शाने का उद्देश्य था। तो ये प्राथमिक उपभोक्ता है जो कि हरे पौधे यानी उत्पादकों को खाकर अपना जीवन यापन कर रहा है, तो इसे सौर ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा के रूप में प्राप्त हो रही है। फिर इसे खाने वाले कुछ और जीव हो सकते हैं, लेकिन पहले इसकी समष्टि तो देखें, ये अकेला तो रहेगा नहीं। तो अगर बारहसिंगा है तो उसके लड़के बच्चे होंगे, उसकी पूरी फैमिली होगी, उसके पड़ोसी होंगे, तो वो सब मिला के एक झुंड बन गया, मतलब उनका पूरा एक हर्ड तैयार हो गया, और ये एक साथ रह रहे हैं।
फिर इनके चारों ओर अन्य जीव भी होंगे। ऐसा तो नहीं है कि घास के मैदान में ये अकेले अपनी ही फैमिली के साथ रहते होंगे। प्रकृति ने रंग बिरंगे जीव बनाए हैं, तो इसमें भैंस या जो बोवियंस हैं, मतलब गौवंशी पशु हैं, वो हो सकते हैं। छोटे जीव खरगोश जैसे हो सकते हैं। पेड़ होंगे तो लंगूर हो सकते हैं, और बाकी रैकून और पेड़ पर रहने वाले जीव हो सकते हैं। उल्लू हो सकता है, यानी पक्षी हो सकते हैं। क्योंकि घास है तो भाई कीड़े मकोड़े होंगे, कीड़े मकोड़े होंगे तो फिर उल्लू वहाँ आएगा। और नीचे रहने वाले बहुत सारे जो शाकाहारी जीव हैं वो हो सकते हैं। तरह तरह की वनस्पतियाँ हो सकती हैं। थोड़ा और बड़े दायरे में हम चलते हैं। ये एक छोटा दायरा है, मतलब व्यष्टि से हमने समष्टि की ओर अपना रुख किया, और समष्टि से फिर समुदाय डेवलप होने लगे। और समुदाय जब डेवलप हो गया तो बहुत सारे समुदाय जब आपस में इंटरेक्ट करने लगे तो बना पारितंत्र। और पारितंत्र काफ़ी बृहद है। और जब बहुत सारे पारितंत्र आपस में अंतरक्रिया शुरू कर देते हैं, उसमें बहुत सारे जीव और रंग बिरंगी वनस्पतियाँ होती हैं, तो ऐसे बनता है एक बायोम। तो बायोम एक बड़ी चीज़ है। ठीक, अब इसे हम थोड़ा और विस्तार से आगे लिखित रूप में देखेंगे। ये तो चित्र था, छोटा कर लेते हैं। देखिए, पारितंत्र के घटक कौन कौन से हैं। तो जैविक अजैविक होता है, ये आप जानते ही हैं, बायोटिक है, बायोटिक। अब अजैविक घटकों में सीधी बात है, शब्द से आपको इसकी परिभाषा आराम से पता लग जाएगी। जैविक के आगे अ लग गया, अ उपसर्ग इस्तेमाल हो गया, यानी इसमें जीवन नहीं होता है। तो इस तरह के घटक जो हैं ये निर्जीव होते हैं, इनके अंदर खुद प्राण नहीं होता, लेकिन दूसरों को जीवित रहने में ये मदद करते हैं। मदद करते हैं क्या, ये कहना चाहिए कि दूसरों के जीवित रहने का कारण बनते हैं। तो इसमें कई तरह के वर्ग विभाजित हैं। मूल रूप से 3 भागों में से बांटा गया है। पहला भौतिक कारक होता है जैविक अजैविक घटकों के अंदर। दूसरा होता है कार्बनिक पदार्थों का और अकार्बनिक पदार्थों का, मतलब अकार्बनिक और कार्बनिक। अकार्बनिक का मतलब ये है कि जिसमें कार्बन न पाया जाता हो। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक आपने पढ़ी होगी। तो कार्बन और उसके जो मित्र हैं उनको हम ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं, और कार्बन के अतिरिक्त जो बाकी तत्व हैं उनका अध्ययन इनऑर्गेनिक में करते हैं। तो ये चीज़ है। अब यहाँ भौतिक कारक में क्या क्या हो सकता है, तो सबसे महत्वपूर्ण है सनलाइट यानी सोलर लाइट, और ये ऊर्जा का स्रोत है। मतलब पूरे बायोम में या पूरे बायोस्फीयर में या इनफैक्ट पूरे इन्वायरमेंट में अगर हम देखें तो ऊर्जा का प्रत्यक्ष या परोक्ष यही स्रोत है, सूर्य। और इसके बाद इसी सौर ऊर्जा से तापमान व्यवस्थित होता है। तापमान जब नियंत्रित रहता है तो उसी से वर्षा होती है। वर्षा होती है तो आर्द्रता तैयार होती है, नमी तैयार होती है। दाब भी जनरेट होता है, ये जल और वायु के प्रभाव से ही प्रभावित होता है। इसके अलावा मतलब गैसों का आवरण भी हमारे ऊपर दबाव डालता है। आप जानते हैं ना, वायुमंडल की बहुत सारी परतें होती हैं, तो वो परतें भी तो हमारे ऊपर प्रेशर डालती हैं। तो मूल दाब तो वही है। उसके अलावा पारितंत्र में जीवों की वृद्धि को ये पूरी तरह से नियंत्रित रखता है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई जीव पैदा होना शुरू हुआ तो बेहिसाब उसकी आबादी बढ़ने लगेगी। प्रकृति उसको व्यवस्थित यानी संतुलित रखती है, एक नियंत्रण में रखती है, और इसीलिए खाद्य श्रृंखला होती है, खाद्य जाल होता है, ताकि बढ़ती आबादी को नियंत्रित किया जा सके और घटती आबादी को रोका जा सके, मतलब उसका विनाश न हो। तो प्रकृति अपना बैलेंस खुद करती है, और उसमें जो भौतिक कारक हैं वो अपनी भूमिका निभाते हैं। अब इसके बाद अकार्बनिक पदार्थों में क्या हो सकता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो होगा नहीं, क्योंकि ये जो पदार्थ आप देख रहे हैं इसमें कार्बन की उपस्थिति है, साक्षात CO2। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब क्या, CO2। तो इसमें कार्बन है तो इसको हम अकार्बनिक नहीं कह सकते, कार्बनिक कहेंगे। फिलहाल यहाँ आप देखें, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, जल यानी H2O, और चट्टान, उसके अंदर सिलिका और तमाम चीज़ें हो सकती हैं। मिट्टी में भी वही बात है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। मतलब ये समझ लीजिए कार्बन के अलावा जितने हैं वो सब अकार्बनिक में आ गए। और कार्बनिक पदार्थों में कार्बन से बनने वाले जितने मित्र हैं उसके जैसे कार्बोहाइड्रेट है, कार्बन डाइऑक्साइड भी उसी में आता है। प्रोटीन है, उसमें कार्बन अनिवार्य रूप से होगा, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ये सब होते ही हैं। और लिपिड यानी वसा का स्वरूप, ह्यूमिक पदार्थ जितने भी हैं, ह्यूमस है, वो सब इसमें आते हैं। ह्यूमस का मतलब जीवांश की बात हो रही है। ये सब सजीव तंत्र के मूलभूत अंग होते हैं। मतलब आप समझ लीजिए कि ये जो प्रोटीन है इसी से कोशिका बनती है, कार्बोहाइड्रेट शरीर को निर्मित करता है। तो ये शरीर को बनने के लिए, ऊतकों के आपस में जुड़ने के लिए एक कारगर पदार्थ है। मतलब इनके बिना निर्माण संभव ही नहीं है। तो ये जीवन के कारक बनते हैं, और ये जैविक और अजैविक घटकों के बीच की कड़ी है। तो कैसे ये कड़ी है, आप ऐसे समझिए कि कोशिका जो है वो जीवन की इकाई है, बेसिक यूनिट है लाइफ के लिए, है ना। आपने पढ़ा होगा किताबों में, सबसे पहले जब सेल के बारे में पढ़ाया जाता है तो यही कहा जाता है कि वो जीवन की इकाई है। और कोशिका बनती कैसे है, अगर आप किसी भी सेल की संरचना को खोल कर देखेंगे तो उसमें प्रोटीन सबसे बड़ा फैक्टर होता है, और बाकी पदार्थ भी उसमें भूमिका निभाते हैं। तो प्रोटीन ही उसको बना रहा है। और प्रोटीन क्या जिंदा चीज़ होती है? नहीं, उसमें जितने भी घटक हैं, नाइट्रोजन या फिर कार्बन या कुछ भी, तो वो सब क्या है, जीवित नहीं है, अजैविक हैं। लेकिन ये सारे अजैविक पदार्थ यानी तत्व जो हैं ये आपस में मिलकर जीवन की संभावनाओं का निर्माण करते हैं। तो ये बीच की कड़ी का काम करते हैं, मतलब जोड़ने का काम। इसके बाद सूर्य के प्रकाश को आप देख रहे हैं, तो हमने देखा कि सोलर रेडिएशन यानी जो सौर विकिरण है ये कितना फायदेमंद है हमारे लिए। मतलब इसका जो लाभकारी हिस्सा है वही पृथ्वी तक पहुंच पाता है, बाकी जो विनाशकारी हिस्सा है उसको ओजोन लेयर अपने भोजन के तौर पे इस्तेमाल कर लेती है। अब ये बात अलग है कि ओजोन लेयर में जब छेद हो गया तो तापमान बढ़ने लगा और तमाम दुष्प्रभाव। तो यहाँ आप देखें, सौर विकिरण जो है ऊर्जा उपलब्ध कराता है और पूरे पारितंत्र को ये चलायमान रखती है।
जैसे आपको काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए होती है, वैसे ही पूरे पर्यावरण, पूरे इकोसिस्टम को काम करने के लिए, चूंकि ये क्रियात्मक इकाई है तो इसको क्रिया करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऊर्जा देने का काम सूर्य करता है। ठीक है, सूर्य एक तारा है, आप जानते हैं, उसके अंदर नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है और उसी के परिणाम स्वरूप सौर विकिरण रिलीज होता है और उसमें से कुछ ही हिस्सा पृथ्वी तक पहुंचता है, तो उसे हम इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए प्रकाश का इस्तेमाल कैसे होता है। तो जमीन पर तो आप जानते हैं जो स्थल मंडल है वहाँ पे हरे पौधे इसे यूटिलाइज करते हैं और उसके बाद उन्हीं के सहारे सबको प्राप्त होती है। बाकी अगर पानी की बात करें तो पानी में होता है, पानी में होते हैं प्लैंक्टन्स यानी प्लवक, और वो भी यही काम करते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण का काम करते हैं। और प्लवक का मतलब ये होता है कि पानी पर तैरने वाले पदार्थ, अब वो वनस्पतियां भी हो सकती हैं, जीव भी हो सकते हैं। ठीक है, तो फाइटोप्लैंक्टन्स और जूप्लैंक्टन्स अलग अलग चीज़ हैं, उन्हें हम यहाँ कैटेगराइज नहीं कर रहे हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि उन्हीं के सहारे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और परिणाम ये होता है कि उनको खाकर मछलियाँ और मछलियों को खाकर जो बड़े समुद्री जीव हैं वो अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है, और तालाब की स्थिति की अगर हम बात करें, हमने पीछे देखा था ना कि तालाब को हम एक छोटे नमूने के तौर पर लेकर उसकी स्टडी करने वाले हैं, तो उसको हम लिए तो उसे अगर हम देखें तो उसमें ऐसा नहीं है कि सोलर लाइट जो है जितना ऊपर की सतह को मिल रही है उतना ही नीचे भी मिलती है। मतलब पानी के ऊपर अगर आप प्रकाश डाल रहे हैं तो प्रकाश की मात्रा नीचे जाने पर घटेगी, यानी ऊपर की लेयर में ज़्यादा सोलर एनर्जी मिलेगी, नीचे वाली लेयर में उतनी सोलर एनर्जी नहीं मिल पाएगी और एक गहराई तक सूर्य का प्रकाश पहुंच ही नहीं पाएगा, वहाँ घुप अंधेरा होगा। ऐसा तो जहाँ तक सूर्य का प्रकाश अच्छी खासी मात्रा में पहुँचता है वहाँ तक जीवों की तादाद, उनकी विविधता और उनकी मात्रा ज़्यादा होती है। जैसे जैसे सूर्य के प्रकाश की मात्रा घटने लगती है, मतलब उसकी इंटेंसिटी घटने लगती है, वैसे वैसे वहाँ पर जीवन की उपस्थिति भी विरल होती जाती है, मतलब रेयर होती जाती है, कुछ ही जीव वहाँ सर्वाइव कर पाते हैं। ठीक, अब इसके बाद अकार्बनिक पदार्थों को देखते हैं और कार्बनिक यौगिकों को भी। तो सरल परिभाषा यही है कि जिसमें कार्बन नहीं है वो अकार्बनिक है। अब इसमें बहुत सारे नमूने हो सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे जल है, कार्बन है। कार्बन को हम अलग से यहाँ पे रख रहे हैं, कार्बन से बनने वाले जितने पदार्थ हैं उन्हें हम कार्बनिक कहेंगे। कार्बन एक अलग चीज़ है, खुद तत्व है। और नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, कुछ अन्य तत्व, मतलब बहुत सारे तत्व, पूरी पीरियोडिक टेबल आपने देखी है, तो उसमें कार्बन को छोड़ दीजिए, बाकी सभी। अच्छा, अब इसके बाद देखिए अकार्बनिक पदार्थ जैसे कि ऑक्सीजन, यहाँ पे CO2 को नहीं लेना चाहिए। तो ऑक्सीजन जो है ये पानी में घुलनशील अवस्था में होती है। आप जानते ही हैं H2O पानी एक यौगिक है जिसमें कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों होते हैं। दोनों का जब एक निश्चित मात्रा में संयोग होता है, मतलब 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो पानी का निर्माण होता है। मतलब ये है कि पानी के अंदर डाइल्यूट फॉर्मेट में इसकी जो संरचना है, रासायनिक संरचना है, उसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद होती है। तो ये चीज़ है। और सभी पौधे और जंतु भोजन और गैसों के विनिमय के लिए पानी पर निर्भर होते हैं, मतलब पानी उनमें कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अतिरिक्त नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर और अन्य अकार्बनिक लवण ये तली के अवसाद में, अब यहाँ पे तालाब की बात हो रही है, ये ध्यान दीजिएगा, तो जो तली का अवसाद है, जो तलहटी होती है, वहाँ पे तलछट यानी जो मिट्टी है और तमाम जैविक पदार्थ हैं वो जमा होते हैं नीचे। ठीक है, तो उसको अवसाद कहा जा सकता है। तो उसके अंदर सजीवों की आरक्षित अवस्था मौजूद होती है, मतलब उसमें भी बहुत सारे जो जीव हैं वो सर्वाइव करते हैं, और अल्प मात्रा में घुलनशील अवस्था भी हो सकती है। तो ये चीज़ आपने देखी। अब इसके बाद कार्बनिक यौगिक को देखिए। तो कार्बनिक यौगिक अगर हम तालाब में देखना चाहें तो आमतौर पर कार्बनिक पदार्थ अमीनो और ह्यूमिक अम्ल तथा मृत पौधों और जंतुओं के अपघटित उत्पाद होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि उसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, तालाब के अंदर जितने भी जीवित चीज़ें हैं वो हमेशा जिंदा रहेंगी, उनकी भी तो डेथ होगी और मृत्यु होगी, तो उनका शव कहीं फेंका नहीं जाएगा, वो उसी तालाब में ही रहेगा। तो वो धीरे धीरे करके ह्यूमिक सबस्टेंस बन जाता है, मतलब कार्बनिक पदार्थों के रूप में संचित होता रहता है। तो ये चीज़ है इसमें। और पानी में ये निलंबित अवस्था में रहते हैं, मतलब कुछ घुली हुई अवस्था में, कुछ आंशिक घुली हुई अवस्था में, कुछ ठोस अवस्था में ये पाए जाते हैं। अब जैविक घटकों की बात करते हैं तो सजीव इन्हें कहा जाता है शाब्दिक तौर पे, और इनकी 3 श्रेणियां मूल रूप से हैं। 3 ही श्रेणियों में हम इसे बांट कर पढ़ते हैं, बाकी जो है वो इनके सब डिवीजन है। तो उत्पादक इसमें सबसे पहले नंबर पर आते हैं। ध्यान दीजिए, सौर ऊर्जा कितनी भी ज़्यादा इकोसिस्टम को मिलती रहे, अगर उत्पादकों का बीच में से क्रम निकाल दिया जाए, मतलब उत्पादकों को पूरी तरह से पृथ्वी से मिटा दिया जाए, तो कोई भी जीव जो है वो भोजन नहीं प्राप्त कर पाएगा, सब एक एक करके नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि वृक्षों को बचाइए, वनस्पतियों की रक्षा करिए, क्योंकि ये हरे पौधे ही वो उत्पादक हैं जो कि ऊर्जा का यूटिलाइजेशन करते हैं, मतलब उसे अपने तरीके से भोजन में इस्तेमाल करते हैं और वही रासायनिक ऊर्जा अन्य जीवों को प्राप्त होती है, उसी से हमारा पूरा जीवन काल चल रहा है। तो अगर हम खुद शाकाहारी न भी हों, मान लीजिए कुछ लोग कहते हैं कि मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, मुझे पौधों से क्या मतलब, तो तब भी आप परोक्ष रूप से पौधों पर निर्भर हैं, क्योंकि जिस जीव को आप खा रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं इन वनस्पतियों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अगर पौधे नष्ट हो गए तो जीवन नष्ट हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तो यहाँ देखिए उत्पादक की जो कड़ी है उसमें हरे पौधे ही हैं मूल रूप से, और पूरे पारितंत्र के लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं, प्लस वातावरण को शुद्ध करते हैं, मिट्टी को बांध कर रखते हैं, मिट्टी का संरक्षण करते हैं, और न जाने कितने ऐसे फायदे हैं जो कि ये हमें देते हैं।
तो ऐसे में हम इन्हें काटें, इससे बड़ा मूर्खता का काम कोई नहीं हो सकता है, लेकिन लोग काट रहे हैं। फिलहाल इस प्रक्रम के लिए मिट्टी से जल और पोषक तत्व ही लेते हैं, वायु से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो कार्बन का भी जो संतुलन है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का भी जो वायुमंडलीय गैसों में संतुलन है, वो बना रहता है, वो बढ़ने नहीं पाता है अगर हरे पौधे उपस्थित हैं तो। और सूर्य से सौर ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। मतलब पौधों की रिक्वायरमेंट क्या है, मिट्टी से इन्हें पानी चाहिए होता है और पोषक पदार्थ न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। और उसके बाद ये हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं अपनी प्रक्रिया पूरी करके, और सौर ऊर्जा की उपस्थिति में ये, मतलब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। इसके बाद आते हैं उपभोक्ता, जो कि खा पी कर मौज बनाने वाले लोग होते हैं। ये विषमपोषी कहलाते हैं और ये स्वपोषियों द्वारा संश्लेषित की गई ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं। मतलब बनाए कोई और खाए कोई और वाली स्थिति होती है। तो हरे पौधे इतनी मेहनत करके भोजन बनाते हैं, मतलब ऊर्जा तैयार करते हैं, और उनको चरकर ये जो उपभोक्ता हैं, प्राथमिक श्रेणी के उपभोक्ता हैं, वो अपना पेट भरते हैं। फिर उन प्राथमिक श्रेणियों वालों को कोई खाकर, मतलब जो द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है, वो इन्हें खाकर अपना पेट भर लेता है। और उन्हें खाने वाला जो एकदम से पक्का मांसाहारी जीव है, वो सर्वोच्च श्रेणी में आता है, तृतीय श्रेणी में आता है। तो ये सब जो है वो एक दूसरे को खाते रहते हैं। अब यहाँ वही चीज़ दी हुई है, मतलब मांसाहारी जंतु वो हैं जो कि दूसरे जीवों को खाते हैं, जैसे कि शेर, बिल्ली, कुत्ता, ये पैदाइशी मांसाहारी होते हैं। जितने भी कैनियंस हैं वो पैदाइशी मांसाहारी होते हैं। मतलब उसके बच्चे को अगर आप दूध रोटी भी खिला रहे हैं तो अगर कभी मांस मिलेगा तो वो चूकेगा नहीं। और मनुष्य जैसे जीव जो है वो सर्वाहारी होते हैं, मतलब इन्हें जो मिले वही खा लेंगे, सड़ा गला भी खा लेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसे ही कुत्ते भी होते हैं। कुत्ते जो हैं वो पैदाइशी तो मांसाहारी होते हैं, क्योंकि इनके जो एंसेस्टर यानी पूर्वज हैं भेड़िए, जिनसे कि इनका उद्भव हुआ है, तो वो मूल रूप से मांसाहारी होते हैं। भेड़ियों को शाकाहारी नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। तो वहाँ से उद्भव होने की वजह से ये भी मांसाहारी है, लेकिन चूंकि बस्तियों में रहते हैं, इंसान के पास रहते हैं, तो ये हर चीज़ खा लेते हैं, ये आदत के हिसाब से। लेकिन सर्वाहारी जीवों की अगर हम बात करें तो उसमें मनुष्य है, सुअर भी इसी कैटेगरी में आता है। सुअर को लोग निकृष्ट मानते हैं, लेकिन वो भी ये सब कुछ खाकर अपना जीवन यापन कर सकता है और खूब तंदुरुस्त रहेगा। इसके अलावा गौरैया भी ऐसा ही जीव है, अनाज भी खाता है, कीड़े भी खाता है। तो इसके बाद आप आगे चलें, आप घटक को देख लीजिए। जो मरे हुए जीव होते हैं, सड़े गले पदार्थ होते हैं, उनका मैनेजमेंट कौन करता है? तो ये सफाई कर्मी होते हैं, और ये सफाई कर्मी प्रकृति को साफ रखने का काम करते हैं। इनको कहा जाता है मृतपोषी यानी अपघटक। और अधिकतर बैक्टीरिया यानी जीवाणु और कवक इस तरह की भूमिका को निभाते हैं, जो कि बहुत छोटे आकार के होते हैं, लेकिन इनकी भूमिका बहुत बड़ी होती है। और ये पौधों और जंतुओं के मृत अपघटित और मृत कार्बनिक पदार्थ को सड़ रहे पदार्थों पर अपने शरीर के बाहर एंजाइम रिलीज करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब किसी भी जीव की मृत्यु होती है, चाहे वो हरा पौधा हो या फिर मनुष्य हो या कोई और जीव हो, तो उसका शरीर सड़ने लगता है, और उस सड़ने वाले शरीर के ऊपर इनका डेरा जम जाता है। ये अपने शरीर से एंजाइम रिलीज करते हैं, और होता यह है कि जो जटिल कार्बनिक पदार्थ है उनका अपघटन शुरू हो जाता है, उसी से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो पोषक चक्र में इनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इन्हें अपरदभोजी भी कहा जाता है। इसके बाद अब यहाँ देखें आप उत्पादकों को थोड़ा और विस्तार से, यानी स्वपोषी जीवों की बात हो रही है। तालाब के सभी, अब यहाँ तालाब को ही हमने आधार बनाया है अध्ययन का, तो तालाब के सभी विषम पोषियों के लिए भोजन का संश्लेषण करने का काम ये इनका होता है। और इन्हें दो समूहों में बांटा गया है। पहले तो प्लावी होते हैं। प्लावी मतलब जो पानी पर तैर रहे हैं, प्लवन कर रहे हैं। तो ये होते हैं सूक्ष्म जीव, जिसमें कि पादप प्लवक यानी फाइटोप्लैंक्टन्स आते हैं। और ये छोटे छोटे सूक्ष्मदर्शी जीव होते हैं। तालाब में कभी कभी जब इनकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो पूरा पानी ही हरा दिखाई देने लगता है, ठीक। जैसे कि स्पाइरोगायरा, इस तरह के जीवों में स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स या फिर क्लेडोफोरा है, डायटम्स है, वॉलवॉक्स है। इनके चित्र आपने जो छोटी कक्षाओं की बायो की बुक है यानी 9th-10th की, उसमें देखा होगा। तो ये सब होते हैं। और जड़ युक्त पौधे ये भी स्वपोषी होते हैं। पानी में इनकी गहराई में जड़ें होती हैं और पत्तियां बाहर प्रकाश संश्लेषण के लिए खुली होती हैं, ठीक है। अब इसमें 3 लेवल देखे जाते हैं जैसे जैसे गहराई बढ़ती है। एक तो निर्गत होते हैं जिन्हें कि उद्रामी कहा जाता है। इसमें टाइफा, बुलरश और सैजिटेरिया जैसे जो पौधे हैं वो आते हैं। प्लावी पत्तियों वाले होते हैं, मतलब उनकी पत्तियां तैर रही होती हैं, जड़ अंदर होती है। ऐसे कमल को भी आप देखते हैं, तो निम्फिया इसमें आता है। और पानी में डूबे हुए भी कुछ पौधे होते हैं, तो ये जैसे खरपतवार, हाइड्रिला होता है, रूपिया या फिर मस्क ग्रास, ये सब चीज़ें आती हैं। मतलब ये भी वनस्पतियां हैं, लेकिन ये पानी में डूबी हुई होती हैं। जितनी सनलाइट पानी के अंदर पहुंचती है उसी का ये उपभोग करते हैं। इसके बाद आप देखें उपभोक्ता या विषमपोषी को, तो वे जंतु जो कि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्वपोषी जीवों से भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे कि टैडपोल, घोंघा, सनफिश, ये सब इसमें आते हैं। अब यहाँ पे 3 वेराइटी इनकी है, मतलब 3 भागों में इन्हें वर्गीकृत किया गया है। पहला तो जू प्लैंक्टन्स है यानी जंतु प्लवक है। ये पानी पर तैरने वाले जीव होते हैं, जैसे कि साइक्लोप्स है या फिर साइप्रिस है, इस तरह के जंतु होते हैं। और दूसरे होते हैं तरणक यानी नेक्टोन्स। ये जो होते हैं ना, तरणक का मतलब तैरने वाले, तरण मतलब तैरना। तो ये अपनी इच्छा से तैर रहे होते हैं, मतलब इनकी मर्जी है ये तैर रहे हैं और ये तैरते ही रहते हैं। ये नींद भी लेते हैं, तो तैरती हुई नींद लेते हैं। जैसे मछलियाँ,
मछलियों को कहीं कुर्सी पर बैठ के आराम करने की आवश्यकता तो होती नहीं, पानी में हमेशा तैरती रहती हैं। और दूसरे होते हैं, मतलब तीसरे होते हैं, दो तो हमने देख ही लिए, तीसरे होते हैं नितलस्थ प्राणी या नितलस्थ प्राणी इन्हें कहा जाना चाहिए। मतलब ये बेनिथ में रहते हैं, गहराई में रहते हैं और उसी गहराई के ये अभ्यस्त होते हैं। तलहटी में रहने वाले जीव होते हैं, जैसे कि भृंग है, माइटस है, घोंघे हैं, कुछ क्रस्टेशियन ऐसे ही होते हैं। घोंघों को आप देखेंगे तो वो कीचड़ में अंदर धंसे रहते हैं और वहीं से अपनी खुराक प्राप्त करते हैं। पानी ऊपर रहेगा, वो अंदर रहेंगे। तो ये आपने देखा। अब घटक को हम देख ही चुके हैं, लेकिन तालाब के संदर्भ में देखिए तो ये पूरे तालाब में फैले रहते हैं। जहाँ जहाँ अपर्द पदार्थ हैं वहाँ वहाँ इनकी उपस्थिति होती है। और अवसाद वही चीज़ है, अपर्द या अवसाद, उसके पास ये बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। भाई भोजन जहाँ पर होगा वहीं पर पाए जाएंगे ना, तो अवसाद ही इनका भोजन है, उसी को खाकर ये अपना जीवित रहते हैं। तो वहीं पर ये भरपूर मात्रा में होते हैं। बैक्टीरिया और कवक ये मेजॉरिटी में होते हैं। इसमें राइजोपस और पेनिसिलियम जैसे जो बैक्टीरिया हैं वो पाए जाते हैं। तालाब की तली में ये मौजूद होते हैं। इसके बाद अब पारितंत्र के कार्यों को देखिए तो ये परिवर्तनशील तंत्र है। जब चलायमान है, देखिए कोई भी चीज़ अगर चल रही है, लगातार चलायमान है, तो उसमें परिवर्तन होना ये अवश्यंभावी है, परिवर्तन होगा ही। और ये विशिष्ट कार्य करता रहता है, परिवर्तनशील है। अब इसके कार्य कौन कौन से हैं, तो कार्य की तो कोई गिनती ही नहीं है, लेकिन किताबी तौर पे देखिए खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह इसी से होता है, चलायमान रहने से। पोषकों का चक्रण होता है, यानी जो भू जैव रासायनिक चक्र है, बायोजियोकेमिकल साइकिल, वो चलायमान रहता है और वो नहीं चलेगा तो जीवन नहीं चल पाएगा, आप जानते हैं। इसके अलावा पारिस्थितिकी अनुक्रम या पारितंत्र का विकास वो इन्हीं की वजह से होता है, इनकी क्रियाशीलता की वजह से होता है। साथ में समतांत्रिका यानी समस्थापन की जो क्रिया है और पुनर्भरण, मतलब जिस तत्व की कमी हुई उसका फिर से रिचार्ज करने, रिफिल करने का जो काम है, वो भी इसी पुनर्चक्रण और चलायमान रहने की वजह से होता है। तो इनकी गतिशीलता, इनकी क्रियाशीलता किस प्रकार से हमारे लिए इस्तेमाल की जाती है, उसको आप यहाँ पर देख रहे हैं। विज्ञान के गंभीर तथ्यों को देखने के बाद अब थोड़ा सा मनोरंजन कर लेते हैं, और मनोरंजन करने के लिए संगीत का सहारा लिया जाता है। तो भारतीय कला और संस्कृति में एक बड़ा हिस्सा है संगीत का, और पिछले कुछ लेक्चर में हमने संगीत के अलग अलग पार्टों को कवर किया है। हमने ये देख लिया है कि संगीत का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था, मतलब डिवीजन किया गया था। क्लासिकल म्यूजिक जो हमारा है सामवेद से निकला हुआ, उसमें हिंदुस्तानी म्यूजिक था और कर्नाटक म्यूजिक था। अब यहाँ पर हम संगीत के घरानों को देखेंगे, तो ये ध्यान दीजिएगा कि घरानों का विकास सिर्फ हिंदुस्तानी शैली में ही हुआ है, क्योंकि ज़्यादा परिवर्तन और ज़्यादा वेराइटी इसी की है। कर्नाटक संगीत अपनी मूल अवस्था में है, मतलब जैसा हमारा शास्त्रीय संगीत था ठीक वैसा ही वो है। उसमें ज़्यादा परिवर्तन न तो हुआ है न करने की गुंजाइश, ठीक, तो वो विशुद्ध है। जो मिलावटें हैं वो इधर आई हैं और इसमें अलग अलग घराने डेवलप हुए, जैसे ग्वालियर घराना आप देख रहे हैं। अब घरानों से संबंधित व्यक्तियों का नाम पूछा जाता है, जैसे पूछ लिया गया कि नत्थन पीर बख्श जी जो हैं इनका संबंध किस घराने से है, नीचे 4 विकल्प दे दिया, तो वो आपको पता होना चाहिए। या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि ग्वालियर घराना क्यों प्रसिद्ध है, मतलब किस चीज़ के गायन या वादन में प्रसिद्ध है। तो आप देखें, इसका आरंभ नत्थन पीर बख्श जी के द्वारा किया गया था, और ये समय कौन सा था, तो ये 18वीं ईस्वी की बात है। अब यहाँ पे ख्याल गायन का सबसे ज़्यादा चलन है, मतलब ख्याल गायन के लिए ग्वालियर घराना प्रसिद्ध है, तो ख्याल को आप याद रखेंगे। लखनऊ घराने का ही ये सब ब्रांच है, लखनऊ घराने से निकला हुआ है। अब इसके जो यहाँ कलाकार हैं उसमें गुलाम रसूल जी हैं, हद्दू खां हैं, हस्सू खां हैं, नत्थू खां हैं, मेहदी हुसैन खां हैं, पंडित दीक्षित हैं, पंडित बालागुरु हैं, पंडित जोशी, बालकृष्ण बुआ और इचलजीकर हैं, बन्ने खां पंजाबी, इनायत हुसैन खां, विष्णु पलुष्कर, इस तरह के तमाम लोग हैं। यहाँ तो सिर्फ कुछ नामी लोग दिए हुए हैं, ऐसे बहुत सारे। ख्याल गायन के लिए फेमस है, तो इसमें 2-3 चीज़ें आपको देखनी होती है, एक तो नाम देखना होता है, दूसरा किस चीज़ के लिए वो घराना फेमस है। इसके बाद आगरा घराना, तो इसकी पॉपुलरिटी है ध्रुपद और धमार में, इन दोनों विधाओं के गायक यहाँ पे भरपूर मात्रा में हैं। और इसके प्रवर्तक हैं सुजान खां, हाजी सुजान खां, और अलखदास के ये बेटे थे, ये आपको इसमें मालूम होना चाहिए। ध्रुपद और धमार दोनों ये लोग बहुत अच्छा गाते थे। इसमें जो नाम है उन्हें आप देखें तो इसमें गुलाम अब्बास खां हैं, कल्लन खां हैं, नत्थन खां हैं और फैयाज खां हैं। ये आगरा घराना है। इसके बाद दिल्ली घराने को आप देख रहे हैं, इसमें मोहम्मद शाह रंगीला, इसके अलावा नियामत खां जिन्हें कि सदारंग भी कहा जाता है और अदा रंग कहा जाता है फिरोज़ खां को, तानरस खां, मियाँ अल्लाह बख्श हैं, उमर खां हैं, नन्हे खां हैं, संगी खां हैं, सम्मन बुंदू और उस्ताद चाँद खां हैं, लोग खां साहब जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, दिल्ली घराना। इसके बाद किराना घराना, तो किराना घराना जो है ये आप देख रहे हैं, इसमें बीनकार उस्ताद हैं, ये बीनकार यानी बीन बजाने वाले हैं, बंदे अली खां, इसके अलावा वहीद खां हैं, अब्दुल करीम खां हैं, हैदर खां हैं, हीराबाई बड़ोदकर हैं और सुरेश बाबू जी हैं। इसके अलावा रोशन आरा बेगम और रजब अली खां हैं, सवाई गंधर्व, और यहाँ पे एक एक करके नाम देख रहे हैं, गंगूबाई हंगल हैं, बासवराज राजगुरु हैं, श्रीकांत देश पांडे हैं, भीमसेन जोशी भी इसी में थे, किराने घराने से ही संबंधित, नायक गोपाल हैं, अब्दुल वाहिद खां हैं, प्रभा अत्रे इसमें हैं, अमीर खां हैं, तो इस तरह के नाम हैं इसमें। इसके बाद अल्लादिया खां का घराना जो है, इसमें अल्लादिया खां तो खुद है, उसके अलावा केसरबाई केलकर, मोधूबाई कुर्डीकर और शंकर राव हैं, और इसके अलावा किशोरी अमोड़कर भी इसमें, अमोलकर हैं असल में। जयपुर घराने में जो है उसमें सांवल खां, रज्जब अली खां, मुशर्रफ खां, मोहसिन जमालुद्दीन और अब्दुल अजीज़ का नाम आता है। इसके बाद पटियाला घराना को आप देख रहे हैं, इसमें प्रवर्तक के तौर पे अली बख्श खां को माना जाता है।
और अली बख्श के साथ बड़े फतेह अली भी इसमें प्रवर्तक माने जाते हैं। बड़े गुलाम अली खां साहब इसी से संबंधित हैं। और जब मुगले आजम को शूट किया जा रहा था, मतलब मुगले आजम फिल्म की शूटिंग हो रही थी, तो उसमें तानसेन के लिए कोई किरदार ही नहीं अच्छा मिल रहा था। और मुगले आजम की जो फिल्म थी, मुगले आजम जो फिल्म थी, उसमें सभी किरदारों को बहुत चुन चुन कर रखा गया था। मतलब बाकायदा उनका ऑडिशन लिया गया था और बहुत लगातार रीटेक करने के बाद उसकी अलग अलग जो सीन है उसको रिकॉर्ड किया गया। तो उसमें तानसेन के योग्य कोई व्यक्ति नहीं मिल पा रहा था। और डायरेक्टर की ऐसी मर्जी थी कि भाई जो तानसेन की भूमिका निभाए उसको संगीत का अच्छा खासा नॉलेज हो, ऐसा ना कि किसी भी नौसिखिए को बैठा दिए तानसेन बनाकर। तो रियलिटी वाला उन्हें सिंगर चाहिए था, रियलिटी वाला म्यूजिशियन चाहिए था। तो ऐसे में वो बड़े गुलाम अली खां साहब के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, तो ये तैयार नहीं होते हैं। अंत में सोचते हैं कि जब हम खूब मोटा ताजा मेहनताना मांगेंगे तो ये अपने आप ही पीछे हट जाएंगे, हमें लेंगे ही नहीं। लेकिन डायरेक्टर उसके लिए भी तैयार हो जाते हैं और इन्हें बहुत मोटी रकम देकर काम करने के लिए मनवा लेते हैं। तो आप देखेंगे मुगले आजम को, जो रंगीन फिल्म है उसे आपने देखा होगा, ब्लैक एंड व्हाइट भी, तो उसमें जो तानसेन की भूमिका है वो इन्होंने ही निभाई है और उन्होंने सच में गाया है। इसके बाद आप यहाँ पे बनारस घराने को देखें, राजन साजन इसमें हैं, भाई लोग हैं। और इसके अलावा गिरजा देवी हैं जो कि इस घराने में प्रतिनिधि की भूमिका निभा रही हैं। देखिए बनारस घराना बड़ा ही रंग बिरंगा है। मतलब जितने भी तरीके के घरानों को आपने देखा, सबके रंग बनारस घराने में दिखाई देते हैं। तो काशी तो रंगीली है ही है, अब इसमें ख्याल, टप्पा, ठुमरी, ध्रुपद, धमार, तराना, न जाने क्या क्या, संगीत के जितने भी हिंदुस्तानी अंग, मतलब हिंदुस्तानी शैली के अंग हो सकते हैं, वो सब यहाँ दिखाई देते हैं। जब संकट मोचन पर संगीत समागम होता है ना, तो वहाँ देखने लायक होता है। लगभग सारी विधाओं का प्रदर्शन होता है और संगीत के जो प्रेमी हैं उन्हें वहाँ पर होना चाहिए। तो ये वार्षिक तौर पर होता है आयोजन। फिलहाल पन्ना लाल मिश्र, छन्नू मिश्र, गुरु प्रसाद मिश्र, सितारा देवी, किशन महाराज, गुदई महाराज, जिन्हें समता प्रसाद उनका असली नाम है, और मोतीबाई, रसूलन बाई, सिद्धेश्वरी और तमाम गायक इसमें आते हैं। इसके बाद भिंडी बाजार में आप देखें, ये घराना है, छज्जू खां, नाजिर खां, खादिस हुसैन इसमें स्थापना करने वाले व्यक्ति हैं और उन्हीं का नाम इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद हम कठपुतलियों को देखने वाले हैं। तो जब बात कठपुतलियों की होती है, और कठपुतलियाँ पूरी दुनिया में प्रचलित हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत में है, हालांकि भारत ही इनका जन्मदाता है ऐसा माना जाता है। और यूरोप के लोग दावा करते हैं कि उन्होंने खोजा था, तो इसमें अभी संदेह है। लेकिन विश्व कठपुतली दिवस ये 21 मार्च को मनाया जाता है। जैसे हर चीज़ के लिए, हर विशेष चीज़ के लिए कुछ न कुछ तारीखें निश्चित होती हैं, तो ये कठपुतली दिवस की तारीख है 21 मार्च, इसे आप याद रखेंगे। पुतली कला का सबसे पहला संदर्भ मिलता है तमिल शास्त्र शिलप्पाधिकारम में, तो सबसे पहला साक्ष्य तो हमारे पास से ही मिला। इसके बाद आप देखें, अब भारत चूंकि इनका जन्मदाता कहा जा सकता है, तो 4 प्रकार की कठपुतलियां यहाँ मिलती हैं। मतलब 4 प्रकार के स्टाइल पपेट में प्रचलित हैं। पहला तो धागा कठपुतली है, जिसमें कि काठ की बनी हुई पुतलियां यानी गुड़िया होती हैं और उन्हें अच्छे कपड़े पहनाकर पर्दे के आगे रखा जाता है। उनके अलग अलग अंगों में धागे बंधे होते हैं और पीछे जो मजे हुए कलाकार हैं वो बैठे रहते हैं। वो अपने कथानक चलता रहता है, संगीत चलता रहता है, उसके हिसाब से उन्हें एक्शन करवाते हैं, नचाते हैं। तो ये है धागा कठपुतली, जो कि सबसे ज़्यादा प्रचलित है। ज़्यादातर लोग इसी को कठपुतली मानते हैं, लेकिन और भी वैरायटी होती है, जैसे धाया कठपुतली। तो ये धाया नहीं है, असल में छाया है, ठीक है। छाया कठपुतली में शेडो होती है और शेडो के सहारे अभिनय कराया जाता है। शेडो बनाने के लिए अलग अलग कटआउट इस्तेमाल किए जाते हैं। छड़ कठपुतली होती है और दस्ताना कठपुतली होती है, जो कि बड़ी मज़ेदार होती है। उसमें कैरेक्टर को ही हाथ में पहन लिया जाता है। दूर पर्दे पर नचाते नहीं है, धागा नहीं पकड़ते हैं, बल्कि पूरा ग्लव्स की तरह से उन्हें पहन लेते हैं और हाथ की 5 अंगुलियों को हिला हिलाकर उन्हें एक्शन करवाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे धागा कठपुतली को। तो इसमें प्रचलित कहाँ कहाँ पर है? धागा कठपुतली के कई सारे नाम हैं, लेकिन ये जो कठपुतली शब्द है ये निकला है राजस्थान से, रंगीले राजस्थान से, ठीक है। जैसे उत्तर प्रदेश में काशी रंगीली है, वैसे ही पूरे देश में अगर देखें तो राजस्थान रंगीला है। और एक बार राजस्थान के ही एक कैंडिडेट से मॉक इंटरव्यू में क्वेश्चन किया गया था यूपीएससी के, कि राजस्थान को रंगीला क्यों कहा जाता है। तो उस अभ्यर्थी ने बड़ा ही सधा हुआ जवाब दिया। उन्होंने कहा कि राजस्थान की जो मिट्टी है वहाँ एक रस जलवायु है, मतलब वही बीहड़ रेगिस्तान दूर दूर तक फैला हुआ, और कोई रंग ही नहीं है, वही रेत, पीली रेत बिखरी हुई है। तो वहाँ के निवासियों ने इस कमी को दूर करने का फैसला किया और रंग बिरंगी चीज़ों को अपनी संस्कृति में शामिल किया, चटक रंगों का प्रयोग किया। नीरसता को दूर करने के लिए चटक रंगों का, चटक वाद्यों का, चटक लोक कलाओं का इजाद किया, ताकि उनके जीवन में रंग भर सके, और वो सही में भर गया। और बाकी देश भी उनसे प्रेरणा लेता है, तो इसीलिए राजस्थान को रंगीला कहा जाता है, ठीक। तो कठपुतली वहीं से आई है। उसके अलावा कुंढेई, ये कठपुतली ही होती है, क्षेत्रीय इसका नाम है, मतलब प्रादेशिक नाम है। तो उड़ीसा में इसको कुंढेई कहा जाता है। गोम्पे एट्टा जो कर्नाटक वाली है वो भी धागा कठपुतली ही है, उसमें भी धागा बांध के ही नचाते हैं। और बोम्मा लट्टा जो तमिलनाडु की है उसको भी धागा कठपुतली की ही श्रेणी में डालते हैं। तो क्षेत्र आप याद रखिएगा। इसके बाद छाया कठपुतली, तो शेडो पपेट में होता क्या है, पर्दे के पीछे से छाया बनाते हैं और उस छाया को ऐसा एक्शन कराते हैं कि लगता है कि कुछ लोग जो हैं वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, मतलब कम्युनिकेशन उनका चल रहा है। तो इसमें तोगलू गोम्बेयट्टा आती है। तोगलू का मतलब या तोलू का मतलब होता है परछाई, ये शाब्दिक अर्थ है, ठीक है। तो तोगलू गोम्बेयट्टा ये कर्नाटक का है। देखिए गोम्बेयट्टा जो शब्द है ना, इसका मतलब होता है पुतली, काठ की पुतली या किसी और सामान की, वो अलग चीज़ है।
और बाकी तोलू और तोगलू जो है ये छाया के प्रतीक है। और तोलू बोम्मालट्टा है, ये आंध्र प्रदेश का है। रावण छाया ये बहुत प्रचलित है, उड़ीसा की है। इसके बाद छड़ कठपुतली का प्रचलन या छड़ पुतली का प्रचलन है पश्चिम बंगाल में और बिहार में भी है। यमपुरी जो बिहार की है वहाँ पर है, और पश्चिम बंगाल में पुत्तल नाच के नाम से ये जानी जाती है। इसके बाद आगे देखें दस्ताना कठपुतली को। तो दस्ताना कठपुतली में विशेष रूप से इसका प्रचलन, वैसे तो अब पूरे देश में इसके खेल दिखाए जाते हैं, लेकिन ये मूल रूप से केरल की है और केरल में इसको कहा जाता है पवाकुत्थु। तो ये हमने देखा। अब जनजातीय नृत्यों को देख लेते हैं भाई। इसमें देखिए नृत्य दिया है और विशेषता दी है जो कि इंपॉर्टेंट है। तो पहले सरहुल को देखिए। सरहुल जो है ये छोटा नागपुर की जो पहाड़ी है वहाँ पर होता है, वहाँ के निवासी करते हैं। छत्तीसगढ़ में भी जो जनजातियाँ हैं जैसे कि संथाल है, मुंडा है, ओरांव है, इस तरह की जनजातियाँ वो सरहुल नृत्य को बड़े ही प्रेम से करती हैं। चरकुला ये उत्तर प्रदेश का है, ब्रजभूमि का ये लोक नृत्य है। इसके बाद जात्रा या कीर्तन आप इसे कहते हैं, तो ये पश्चिम बंगाल का है। कीर्तन का वहाँ प्रचलन है, ये चैतन्य महाप्रभु को आप देखें नाच नाच कर कीर्तन करते थे, तो वैसा वाला। इसके बाद लांगी नृत्य बंजारों द्वारा ये किया जाता है। एमपी के बंजारे हैं, जो राखी की पूर्णिमा होती है, मतलब श्रावणी पूर्णिमा जिस दिन रक्षाबंधन मनाया जाता है, तो उस दिन इसे किया जाता है और काली माँ को खुश करने के लिए इसे किया जाता है ऐसा। इसके बाद बिहू तो आप जानते ही हैं कि असम में प्रचलित है, और वहाँ पर आप पूर्वोत्तर भारत में चले जाइए तो प्रसिद्ध लोक नृत्य के तौर पे इसे देखा जाता है। असम की जनजातियों में कचारी, खासी ये जो जनजातियाँ हैं ये इसे करती हैं। और 3 बिहू होते हैं नृत्य में, तो इसमें बोहाग बिहू है, माघ बिहू है और वैशाख बिहू है। सीजन वाइज होता है, फसली त्यौहार। इसके बाद नौरानी नृत्य को आप देख रहे हैं, गोंड जनजाति के द्वारा किया जाने वाला, काफ़ी फेमस ये भी है। जदूर नृत्य जो है ये भूमिया लोग करते हैं, और सुआ नृत्य ये बैगा जनजाति की महिलाएं करती हैं और ये मध्य प्रदेश में प्रचलित है। सुआ मतलब सुग्गा यानी शुक अर्थात तोता, ठीक है। तो तोता हरा होता है, कम से कम भारतीय तोता जो है वो हरा होता है, आप जानते ही हैं। तो वो हरे भरे कपड़े पहनकर बिल्कुल तोते वाली वेशभूषा बनाकर डांस करती है। इसके बाद आप देखें सैला नृत्य या शैला नृत्य जो है ये असल में बैगा जनजाति के ही पुरुषों द्वारा किया जाता है। इसमें भी जेंडर वाइज कुछ डिस्ट्रीब्यूशन है, कुछ महिलाएं करेंगी, कुछ पुरुष करेंगे। ऐसे ही भांगड़ा और गिद्धा आप देखते हैं पंजाब में। इसके बाद कर्मा या कोल नृत्य को आप देखें तो ये कोल जनजाति भी करती हैं और गोंड भी करते हैं। इसके बाद घूरमा है, तो घोड़ा और सवा जनजातियों के द्वारा इसको किया जाता है। दखलाई जो है उसको उड़ीसा की जनजातियां करती हैं, उसमें भी विशेष रूप से देखें तो सौरा, बिझाल, कुदा, नीडो ये सब जो जनजातियां हैं उड़ीसा की ये लोकल है, तो ये करती हैं। और कोड़ा बसी या कोड़सा बड़ी इसको कहा जाता है, ये कई सारे नाम से जाना जाता है। उड़ीसा में ही भुइयाँ, गोंड और गोंड लोग इसे करते हैं। बोद्धा या ढाल नृत्य यहाँ आप देख रहे हैं ये वाला, ये असम में नागा लोग करते हैं, नागा जनजाति जो वहाँ की है वो करती है। काठी या बाउल ये पश्चिम बंगाल का है, पिछड़ी जातियाँ जो है वो करती हैं। और काठी की बात की जा रही है, मतलब 2 नृत्य यहाँ पर है ना पश्चिम बंगाल से जुड़े हुए। काठी जो है ये आपका पिछड़ी जातियों द्वारा किया जाता है, और बाउल जो है एक सामुदायिक नृत्य है, तो ये भी प्रचलित है। कृषि से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण सूचनाओं को देख लीजिए। यहाँ पर तिलहनी फसलोत्पादन की बात हो रही है। तो धान का जो कन होता है, अब कन का मतलब यहाँ पर भूसी से तात्पर्य है। जब आप खेतों में जाइए तो धान की बालियाँ होती हैं, जैसे गेहूं की बाली होती है वैसे धान में बाली लगती है। और ऐसा नहीं है कि उसमें चावल फला रहता है, उसमें धान फलता है और धान के ऊपर खोल होती है, अंदर चावल होता है। चावल का हम इस्तेमाल करते हैं, भूसी को अलग तौर पे रख लेते हैं, उससे तेल प्राप्त होता है, ईंधन प्राप्त होता है। जो धान की भूसी है उसे ईंधन के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है, और भी तमाम इस्तेमाल। तो उसमें तेल पाया जाता है, और तेल जो है वो करीब 8.5 से लेकर 25% तक हो सकता है। ये चावल की प्रजाति और उसकी पैदावार पर निर्भर करता है। मृदा कटाव से प्रभावित क्षेत्र अगर है तो वहाँ पर मूंगफली को लगाना चाहिए, जो कि जड़ों को इस प्रकार से फैलाती है कि मिट्टी वहाँ बंद कर रहती है और मिट्टी को ढक कर रखती है, ऊपर से आच्छादित करके रखती है, तो मिट्टी का कटाव नहीं हो पाता है। इस तरह की और भी फसलें हैं, जैसे कि बोड़ा है, बोड़ा यानी जो बजरबट्टू या तोरई होती है। तो इस तरह की जो लता वाली फसलें होती हैं, इसमें बहुत सारी सब्जियों का नाम गिनाया जा सकता है। तो ये फसलें भी मिट्टी को ढक कर रखती हैं, तो मृदा अपरदन कम हो पाता है। स्वपरागित फसलों की अगर बात करें तो इसमें खुद ही पॉलिनेशन हो जाता है, मतलब ये खुद उसे करने में सक्षम होती है, किसी कीट पतंगे की आवश्यकता नहीं होती है। और इसमें 8 से 10 जो स्टेमिन है वो मिलकर मोनोडेल्फस बंडल बनाते हैं, मोनोडेल्फस बंडल का फॉर्मेशन करते हैं। और मूंगफली में पेग संरचना होती है जो कि जीनोफोर है, और जीनोफोर जमीन की ओर मुड़कर ओवरी को मिट्टी में पदस्थापित करता है। मतलब ये है कि इनका पॉलिनेशन होता कैसे है, ये बताने का प्रयास किया जा रहा है। जब कीट पतंगे करते हैं तो वो तो एक फूल से दूसरे फूल पर मंडराते रहते हैं और उनके पैरों के सहारे परागकण पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ परागकणों को ट्रांसफर करने का काम ये पौधे खुद करते हैं। तो वो चीज़ यहाँ एक्सप्लेन की गई। और ये जो प्रक्रिया है, क्षैतिज रूप से जो ओवरी को मोड़ दिया जाता है, तो ये वाली जो प्रक्रिया है इसको पेगिंग कहा जाता है। यही प्रक्रिया जो है इसको पेगिंग कहते हैं। और इसके लिए मतलब इस प्रक्रिया को सही ढंग से होने के लिए अच्छी पानी निकासी वाली जो बलुई दोमट मिट्टी होती है, मतलब वेल ड्रेन जो सैंडी लोम सॉइल होती है, वो आवश्यक होती है। पानी रुकना नहीं चाहिए, पानी अगर रुकेगा तो मूंगफली की फसल नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट, मूंगफली को गरीबों का बादाम कहा जाता है।
क्योंकि बादाम जो एक्चुअल बादाम है यानी आलमंड है उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है, मूंगफली उसकी तुलना में सस्ती होती है और ये आम आदमी की पहुंच में है। और क्यों बादाम कहा जाता है, तो इसके अंदर भी भरपूर पोषक तत्व होते हैं, ठीक वैसे जैसे बादाम में। देखिए इसकी जो खली है उसमें 7 से 8% नाइट्रोजन पाया जाता है और 1.5% फास्फोरस होता है, करीब 1.3% पोटाश और अन्य तत्व होते हैं। सूर्यमुखी की बात करते हैं तो सूर्यमुखी देखने में जितना सुंदर लगता है उतना ही पोषक भी है, उतना ही उपयोगी भी है। इसका जो बीज का हिस्सा है वो बड़े हिस्से में बीज पाए जाते हैं काले काले, और उन बीजों से जब तेल निकाला जाता है तो उसमें प्रोटीन की मात्रा या उसकी जो तेल निकालते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि पूरे बीज जो है वो तेल ही बन जाते हैं। जो उसके अलावा उसका अपशिष्ट बचता है, मतलब उसके छिलके बचते हैं, तो उसको खली के तौर पे इकट्ठा किया जाता है। उसमें अच्छा खासा प्रोटीन होता है, 40 से 45%, और इसे पशुओं को खिलाया जाता है जिससे कि वो तंदुरुस्त होते हैं। सनफ्लावर में मतलब सनफ्लावर ऑयल जो है उसमें अगर देखें तो करीब 45 से 50% जो है तेल की प्राप्ति हो जाती है जो सूर्यमुखी का उत्पादन है उससे। और तिलहनी फसल के रूप में इसे रूस से लाया गया था। सोयाबीन यूएसए से आया है, यूएसए का ही मूल रूप से है। ये 1968 का जो समय है उस समय आता है, तो 69-68 में दोनों आए हैं लगभग आसपास। सूर्यमुखी के तेल में लाइनोनिक अम्ल भी पाया जाता है, इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, 64%। और ये फायदेमंद होता है उन लोगों के लिए जिन्हें कि दिल की बीमारी है, मतलब कोलेस्ट्रॉल का जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो शरीर में इकट्ठा होने लगा है और धमनियों को जाम करने लगा है। तो धमनियाँ जब सक्रिय हो जाएंगी तो हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा होता है, आप जानते ही हैं। तो उस धमनी के रुकावट को ये साफ करने का काम करता है, ठीक है। ये जो एसिड है ये इसी प्रकार का होता है, तो सूर्यमुखी का तेल सेवन करना चाहिए। सरसों के तेल में एरोसिक एसिड पाया जाता है जो कि मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो सरसों का तेल पौष्टिक तो होता है लेकिन जरूरत से ज़्यादा सेवन नुकसानदेह हो सकता है। सरसों तथा राई में पंजेंसी पाई जाती है। पंजेंसी का मतलब ये है कि खास तीखी महक होती है, तीक्ष्ण महक, जो कि कुछ लोगों को अच्छी नहीं लग सकती है, ठीक है। तो ये जो महक है इसमें वो आइसोथियोसाइनेट की वजह से होती है, ठीक। और ये पंजेंसी का कारण आप देखेंगे कि बहुत सारे पौधों में ये चीज़ होती है, खासतौर पे क्रूसीफेरा कुल जो है उसके पौधों में ये पाई जाती है। सरसों की खली यानी जो मस्टर्ड केक होता है जिसे आप कहते हैं, उसमें काफ़ी बड़ी मात्रा में ग्लूकोसिनोलेट्स नाम का रासायनिक पदार्थ होता है, यहाँ आप देख रहे हैं। और ये मनुष्य तथा पशु दोनों के लिए ही उपयुक्त नहीं होता है। तो सरसों की खली आमतौर पर प्रोटीन के स्रोत के तौर पर नहीं दी जानी चाहिए। प्रोटीन इसमें होता है लेकिन वो फायदेमंद उतना नहीं होता है, तो अन्य खलियों का इस्तेमाल, लेकिन गाँव में सरसों की खली का इस्तेमाल कर लेते हैं खिलाने के लिए। ये वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है और ग्वाइटर पैदा कर सकता है, यानी घेघा रोग इसकी वजह से हो सकता है। अब यहाँ पे ब्रेसिका जेंशिया की बात हो रही है जो कि वानस्पतिक नाम है सरसों का, और इसकी कई सारी प्रजातियां होती हैं। इसमें से एक प्रजाति जो है टेलग्रिम 06 करके है। इसमें ग्लूकोसाइनेट की मात्रा कम होती है, साइनोलेट है असल में, ये ग्लूकोसाइनोलेट जो है इसकी मात्रा कम पाई जाती है, तो ये थोड़ा सा कम नुकसानदेह है। बाकी जो प्रजातियां हैं इसमें बहुत सारी किस्मों के नाम हैं, इनके नंबर दिए हुए हैं, जैसे कि लेट 14 है, लेट 3 है, ALM 933 है, इसी प्रकार से टेरी होज है, और ये आप देख रहे हैं बहुत सारी हैं। तो इन किस्मों में एरोसिक एसिड कम होता है, तो ये भी थोड़ी सी कम हानिकारक होती हैं, तो थोड़ा जेनेटिकली इन्हें मॉडिफाइड करना आवश्यक होता है। इसके बाद आप देख रहे हैं कृषि विश्वविद्यालय दंतेवाड़ा के बारे में। दंतेवाड़ा माने ये क्षेत्र है, और नवीनतम प्रजातियां यहाँ पे सरसों की विकसित की गई हैं, जिसमें कि NRCHB है 506 और GM3 है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ये फसल है। इसके अलावा HB 502 है। वैसे प्रचलित जो सरसों की प्रजातियां हैं उसमें वरुणा, पूसा बोल्ट, पूसा जयकिशन, पीताम्बरी, ये सब मुख्य किस्में। तिल की बात कर लेते हैं, तो तिल में 50% तेल होता है और 80 से 20% प्रोटीन होता है। तिल का तेल जो है वो ज़्यादा पौष्टिक होता है। और तीसी भी एक तिलहन होता है, काफ़ी चिकना इसके बीज होते हैं और काफ़ी चिपचिपा होता है, ठीक है। तो ये फेविकोल की तरह से भी पहले के समय में लोग इस्तेमाल करते थे। 33 से लेकर 47% इसमें तेल होता है। मतलब आप देखें कि तिल और तीसी में अगर कंपेयर करते हैं तो तिल में ज़्यादा तेल की मात्रा होती है, ठीक है। अब यहाँ आप अलसी को देख रहे हैं तो 33 से 47% तेल होता है, लेकिन इसमें प्रोटीन का प्रतिशत ज़्यादा होता है। तो तीसी जो है वो और ज़्यादा पौष्टिक होती है प्रोटीन के मामले में, 36% इसमें प्रोटीन होता है। रेशेदार फसलों में हम देखें तो कपास होता है, कपास के बड़े रेशे भी होते हैं, छोटे रेशे भी होते हैं। आमतौर पे भारत में जो कपास उगाई जाती है, देसी कपास, उसके रेशे छोटे होते हैं और उसकी कीमत कम होती है। इसके अलावा जूट और सन, ये दोनों जो है इनमें भी प्राकृतिक रेशे पाए जाते हैं। और कीट से, ये तो वनस्पति उत्पाद है, कीड़े से जो रेशा पाया जा सकता है उसमें रेशम को हम देखते हैं। रेशम का जो कीड़ा है ये शहतूत के वृक्षों पर आमतौर पर पाला जाता है और बेचारे को जिंदा ही उबाल दिया जाता है रेशम प्राप्त करने के लिए। तो ये सब रेशेदार फसलों के तौर पर आते हैं। और इसमें से 3 जो है वो मिट्टी में उगते हैं और एक कीट से प्राप्त होता है। कीड़े का जो कोकून होता है अंदर वो अपना बड़ा हो रहा होता है, बाहर से हम उसे गर्म पानी में झोंक देते हैं। इसीलिए गांधी जी रेशम नहीं पहनते थे, क्योंकि अहिंसावादी थे और इसमें बहुत ही ज़बरदस्त हिंसा होती। अब यहाँ आप देख रहे हैं आगे, रेशम उत्पादन को सेरिकल्चर कहा जाता है, याद रखिएगा। कपास को देखिए, अब कपास मालवेसी कुल का है, इसके कुल के बारे में कभी कभी पूछ लिया जाता है। संसार में 2 ही प्रजातियाँ होती हैं, एक तो देसी कपास जिसे कि गॉपिसियम अर्बोरियम कहा जाता है,
और दूसरा अमेरिकन कपास होता है जिसे कि गौहर सुटम या फिर बावेंडस के नाम से जाना जाता है। अब ये दोनों हैं। अमेरिकन कपास के रेशे थोड़े बड़े होते हैं। दक्कन के पठार के जो सूखे इलाके हैं जहाँ पे वर्षा की मात्रा कम होती है या फिर वर्षा होती भी है तो पानी रुकता नहीं है और काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी की खासियत क्या है कि ये इसमें पानी एक बार अगर पहुंच गया तो नमी जो है वो लगातार लंबे समय तक बनी रहती है। ठीक है, स्वतः कृषि मृदा इसको कहा जाता है। बार बार सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। ये कपास के लिए वरदान होती है। और इस फसल को उगाने के लिए ऊंचा तापमान, हल्की वर्षा और सिंचाई की आवश्यकता होती है। 210 पाला रहित दिन अगर है, मतलब 200 से ज़्यादा अगर इसको पाला रहित दिन मिल जाते हैं और खिली हुई धूप मिल जाती है तो ये खूब बढ़िया से पैदावार इसकी हो जाएगी। पाला पड़ेगा तो फसल नष्ट हो जाएगी। और ये खरीफ की फसल है। पककर तैयार होने में 6 से 8 महीने लगते हैं। 210 को आप महीनों में कन्वर्ट कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा। देसी कपास का जन्म भारत और इंडो चाइना रीजन में हुआ है और अमेरिकन कपास मैक्सिको का है, मूल रूप से दक्षिण अमेरिका का। अमेरिकन के कपास की किस्मों में मतलब अब ऐसा तो है नहीं, अब ग्लोबलाइजेशन चल रहा है तो कोई भी वैरायटी कहीं पर सीमित नहीं रह गई है, उसे जगह जगह फैला दिया गया है। तो अमेरिकन कपास भारत में भी आ गया है। उसकी कुछ किस्मों में H4 महालक्ष्मी, जयलक्ष्मी और F414 सुजाता, MCU, ये मार्बल सिनेमेटिक यूनिवर्स नहीं है, कपास की किस्म है। ठीक है, तो इस तरह की किस्में आई हैं जो कि अमेरिकन। और नवीनतम वेराइटियाँ जो विकसित की गई हैं उसमें कुछ देशी हैं और कुछ अमेरिकी हैं, जैसे कि NH55 है और LD694 है, ये देसी प्रजाति है। यहाँ आप माफ़ कीजिएगा, प्रताप है। ठीक है, तो प्रताप की कॉपी 1 करके इसको कहा जाता है। और टुरैब है जिसे कि PA255 कहा जाता है। लैब वाला नाम कुछ और होता है और बाजार में जब उतरता है तो उसका नाम कुछ और रख दिया जाता है। फिलहाल ये सारी प्रजातियाँ, इसमें से कुछ देशी हैं और कुछ विदेशी हैं। तो जो किस्म है उनके पूछे जाते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो कपास की किस्मों में 2 वैरायटी है। अब इसमें से जो कपास का रेशा है लंबाई 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है तो उसे सर्वोत्तम माना जाता है। और कपास का जो बिनौला होता है उसमें 18 से लेकर 19% तक तेल होता है। बिनौला का मतलब समझ रहे हैं, कपास में भी बीज होता है। उसका जो फल होता है ना, उसके अंदर रुई होती है, रुई के बीच बीच में बहुत सारे बीज होते हैं। तो बीजों को कपास से अलग करना पड़ता है, तब जाकर रुई अलग होती है और बीज अलग होते हैं। तो रुई इस्तेमाल में लाई जाती है और उसका जो बीज होता है उसी को बिनौला कहते हैं। उसको पेर कर उससे तेल निकाला जाता है। तो 8.5% उसमें से भी खाने योग्य तेल प्राप्त हो जाता है। ठीक। और महाराष्ट्र में कपास को सफ़ेद सोना कहा जाता है, काफ़ी उत्पादक है ये क्षेत्र। बिनौले की जो खली होती है, मतलब तेल पेरते हैं तो जो खली, उसका छिलका बचता है, उसमें 6% नाइट्रोजन होता है, 3% फास्फोरस होता है और 2% पोटाश भी पाया जाता है। जूट को देख लीजिए, तो जूट जो है ये अच्छी खासी नमी का इंतजार करने वाला पौधा है। जैसे धान को बढ़िया पानी चाहिए होता है, वैसे जूट की फसल को भी चाहिए होता है। अफ्रीका और भारत का ये नेटिव है और टिलिएसी कुल का ये सदस्य है। कपास के बाद दूसरी रेशेदार फसलों में ये देखा जाता है, मतलब दूसरी सबसे बड़ी रेशेदार फसलों में। ये पौधे जो है इनके रेशे को अपगलन विधि के द्वारा पेड़ की छाल से, मतलब पेड़ की छाल के नीचे वाले हिस्से से प्राप्त किया जाता है। इस जूट को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। ठीक है, और बाढ़ के मैदानों में जहाँ जल निकासी वाली उर्वरक मिट्टी पाई जाती है वहाँ पर ये पाया जाता है। शर्त यह है कि बाढ़ के मैदान जब हैं तो उनमें बाढ़ के द्वारा हर बार मिट्टी की नई परत ले आई जाती है, मतलब नई परत का निर्माण होता है। तो वो नई परत इसके लिए काफ़ी ज़्यादा जीवंत होती है। इसके बाद कॉफ़ी है, तो ये बागानी फसल तो है ही है, उसके अलावा वाणिज्यिक फसल के तौर पे भी ये इसमें आती है। देखिए 17वीं शताब्दी में मुस्लिम फ़कीर बाबा बदून खां के द्वारा ये अरब से लाई गई थी और अरब से लाकर कर्नाटक में इसको रोप दिया गया था। कर्नाटक में जो चिकमंगलूर जिला है ना, वहाँ पे इसे रोपा गया था। बदून की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे। और कहवा की 2 किस्में भारत में पाई जाती हैं, एक तो अरेबिका है, दूसरी रोबस्टा है। आपने पढ़ा होगा इसे। अब कॉफ़ी की एक विशेषता होती है कि इसको बहुत ज़्यादा धूप नहीं चाहिए होती है, मतलब ज़्यादा धूप रहेगी तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। छायादार पौधों के नीचे ही इसको रोपा जा सकता है। तो बड़े बड़े पेड़ लगा लीजिए, नीचे कॉफ़ी लगा लीजिए, आपका काम हो जाएगा। इसके लिए 15 से लेकर 18 डिग्री सेल्सियस औसत वार्षिक तापमान की आवश्यकता होती है और वर्षा ठीक ठाक चाहिए होती है, लेकिन पानी रुकना नहीं चाहिए। 250 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा यानी बहुत ज़्यादा वर्षा, तो पानी अगर रुक गया तो ये खत्म हो जाएगा। इसीलिए ढलान वाले जो मैदान होते हैं वहीं पर चाय कॉफ़ी को लगाया जाता है। पाला जो है वो कहवा के लिए हानिकारक होता है। तो पाला जो है, या ओला पाला जो आप कहते हैं, ये किसी भी फसल के लिए नुकसानदेह होता है, सिर्फ कहवा ही नहीं। भूमि जो है वो ढालदार होनी चाहिए, जैसा कि आपको बताया, पानी रुकना नहीं चाहिए। 600 मीटर से लेकर 1600 मीटर की ऊंचाई पर इसका उत्पादन होता है। दोमट और लावा से बनी हुई जो मिट्टी है, यानी ज्वालामुखी के लावा से बनी हुई जो ग्रेनाइट या फिर मतलब काली मिट्टियाँ हैं, जो अवसादी शैलों से और विशेष रूप से आग्नेय चट्टानों से मुक्त होती है, तो ये ऊपरी परत इसके लिए पोषक होती है। इसके बाद आप देखें कि कहवा की जो सबसे अच्छी प्रजाति है वो अरेबिका होती है, लेकिन समस्या ये है कि अरेबिका का उत्पादन ज़्यादा नहीं होता है। अच्छी तो होती है, इसकी किस्म अच्छी होती है, इसकी गुणवत्ता अच्छी होती है, लेकिन इससे कीड़े भी उतने ही परेशान करते हैं और इसको रोग भी ज़्यादा पकड़ते हैं। तो इसीलिए रोबस्टा का उत्पादन ज़्यादा होता है और देश में ज़्यादा इसी को उगाया जाता है।
रबड़ की बात करते हैं तो रबड़ जो है एक भूमध्य रेखीय फसल है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थिति अगर हो जाए तो ये उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में भी पैदा हो जाता है। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा इसको भी चाहिए होती है। तापमान थोड़ा सा काफ़ी से इसको ज़्यादा चाहिए होता है, 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान। और नमी और आर्द्रता युक्त जलवायु इसके लिए सर्वोत्तम होती है। मुख्य रूप से दक्षिण भारत और जो द्वीपीय क्षेत्र है, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मेघालय में गारो खासी जयंतिया रीजन, उधर इसे उगाया जाता है। अब सबसे पहले 1826 का जो समय था, उस समय हेनरी विलियम ने रबड़ के बीज को ब्राजील से ले आने का काम किया और वो भारत में ले आकर इसे उगाते हैं। रबड़ की खेती लॉर्ड सैलिसबरी ने भारत में शुरू कराई थी। तो ये सब विदेशियों की देन है। और पहाड़ी ढालों पर इसको उगाया जाता है। तो पहाड़ी ढालों पर उगाने के पीछे रीज़न क्या है कि पानी रुकना नहीं चाहिए, पानी बरसना और अच्छा पानी तो चाहिए, लेकिन रुकावट नहीं होनी चाहिए, मतलब खड़ा पानी नहीं चाहिए। 300 मीटर से लेकर 700 मीटर के जो पहाड़ी ढाल है वहाँ पे उगता है। और रबड़ के वृक्ष में जो दूध निकलता है, उसकी छाल को छील देते हैं तो वहाँ से दूध निकलता है, वो लैटेक्स होता है, उसी को इकट्ठा करके उससे रबड़ तैयार किया जाता है। तो ये हमने देखा। गन्ने को देख लीजिए। गन्ना एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है और ये फसल 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तापमान और करीब 75 से लेकर 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाली होती है। उष्ण और आर्द्र जलवायु इसके लिए वरदान होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में अगर इसे लगाया जाता है तो लग तो जाएगा, लेकिन शर्त यही है कि सिंचाई समय पर होनी चाहिए, इसको पानी चाहिए होता है। कम वर्षा वाले प्रदेशों में सिंचाई की आवश्यकता होती है। मिट्टी इसके लिए बहुत सारी हो सकती है, पोषक पदार्थ चाहिए होता है, लेकिन वे बहुरंगी मिट्टियों में उगाया जा सकता है। कुल मिलाकर यह है कि बोने से लेकर काटने तक इसमें पर्याप्त परिश्रम करना पड़ता है और इसीलिए गन्ना की खेती अभी कम हो गई है। जितने बड़े पैमाने पर यह पहले उगाया जाता था, उतने बड़े पैमाने पर अब नहीं उगाया जाता है। गन्ने से संबंधित कुछ तथ्य हैं। जन्म स्थान इसका भारत ही है और कुल इसका ग्रामीणी है। ठीक, 21 से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस इसके लिए तापमान बढ़िया होता है। वर्षा इसको ज़्यादा नहीं चाहिए होती है, लेकिन चाहिए होती है 100 सेंटीमीटर के आसपास। बोने का जो सीज़न है वो अक्टूबर नवंबर होता है। गन्ने का जो बड़ा डंडा होता है, उसको गांठें जहाँ से होती हैं वहीं से काटा जाता है और वही इसके कलम यानी बीज होते हैं और वो पेड़ियाँ जमीन में रोपी जाती हैं और उससे नया पौधा निकलता है। बीज की मात्रा अगर हेक्टेयर में देखें तो 40 से 45 हज़ार टुकड़े चाहिए होते हैं 1 हेक्टेयर के लिए। मतलब 1 हेक्टेयर खेत को अगर आपको जोतना है तो कम से कम 45 हज़ार टुकड़ा आपके पास उसका होना चाहिए, या अगर वजन में देखें तो 40 से 60 कुंटल। और उत्तर भारत में गन्ना बोने की जो विधि है उसमें समतल बुआई की जाती है, जो कि आप देखते हैं। जहाँ पे सिंचाई की ज़्यादा सुविधा नहीं होती है तो वहाँ कम सिंचित जमीन में बोने के लिए या फिर हल्की भूमि वाली बुआई में नाली विधि का इस्तेमाल किया जाता है। बीजोपचार दवा इसमें एल्गोल है। बीज का उपचार किया जाता है ताकि वो कीड़ा रोधी हो जाए। गन्ने की परिपक्वता का मापक क्या है तो सैक्रीमीटर से इसमें नापा जाता है कि भाई जो मिठास का स्तर है वो कहाँ तक पहुँचा है। ठीक है, तो ये आपने देखा। परिपक्व गन्ना जो होता है, मतलब अब उसे काट लिया जाना चाहिए या उखाड़ लिया जाना चाहिए, तो उसमें 60 से 70% रस पाया जाता है। ठीक, अब यहाँ गन्ने के रोग और गन्ने को नष्ट करने वाले कीटों के नाम है। तो रेड रॉट जो है वो गन्ने को बहुत तंग करता है और इसको नष्ट करने वाले कीट का नाम है शलभ। ये बेधक शलभ होता है, मतलब जो इसके शूट्स होते हैं, ऑफ शूट्स निकलते हैं इसकी टहनियों से, इसकी शाखाओं को बढ़ाने का काम करते हैं, तो उन्हें ये शलभ खा जाता है, उन्हें बेध कर खत्म कर देता है। तो यहाँ तक हमने गन्ने के बारे में, मतलब खेती बाड़ी के बारे में जानकारी प्राप्त की। अभी सामान्य हिंदी में देख लीजिए, विलोम शब्दों वाला क्रम है। यहाँ विलोम दिया है, शब्द दिया है, आप जैसे पीछे देखते आए। निर्भीक का विलोम होता है भयभीत, निर्मल का होता है मलिन और निर्माण का होता है ध्वंस या फिर विनाश। निर्लज्ज का सलज्ज, निर्वचनीय का अनिर्वचनीय, निर्वाच्य का अनिर्वाच्य, निश्चय का अनिश्चय, निश्चित का अनिश्चित और निषिद्ध का विहित होता है। ठीक है, अब इसके बाद निष्काम का देखिए सकाम होता है, निष्क्रिय का सक्रिय होता है, निष्ठा का अनिष्ठा होता है, नीचे का ऊपर होता है, नीति का अनीति होता है, नीरस का सरस होता है, निरुद्धता का रुग्णता होता है, नूतन का पुरातन होता है, नेक का बद होता है। नेक मतलब अच्छा, बद मतलब बुरा। और देख लीजिए, न्याय का अन्याय होता है, नेक नामी का बदनामी, नेकी का बदी, न्यायपूर्ण का अन्यायपूर्ण, न्यायी का अन्यायी, नैसर्गिक का अनैसर्गिक। न्यून का अधिक होता है, न्यूनतम का अधिकतम होता है, पंडित का मूर्ख होता है। पकड़ने का छोड़ना और पके का कच्चा या अधपका भी आप कह सकते हैं। पक्व का अपक्व, पक्व मतलब पका हुआ, अपक्व मतलब कच्चा जो कि पका ना हो। यहाँ आप देख रहे हैं, प्रयुक्त का अप्रयुक्त होता है, प्रयोग का अप्रयोग, प्रलय का सृष्टि, प्रवर का अवर, प्रवृत्त का अप्रवृत्त, प्रवृत्ति का निवृत्ति, प्रवेश का निकास, प्रशंसक का निंदक, प्रशंसनीय का अप्रशंसनीय या निंदनीय, प्रशंसा का भर्त्सना होता है, निंदा भी आप कह सकते हैं, प्रशंसित का निंदित, प्रशस्त का अप्रशस्त, प्रशिक्षित का अप्रशिक्षित, प्रश्न का उत्तर, प्रसन्न का अप्रसन्न, खिन्न दुखी कुछ भी हो सकता है, खेद दुख अप्रसन्नता, ये सब प्रसन्नता के विलोम है। प्रसम का अप्रसम होता है, प्रसार का संकुचन होता है, प्रसिद्ध का अप्रसिद्ध या फिर विशुद्ध भी हो सकता है। अब इसके बाद आप देखें, कुख्यात भी लिख सकते हैं। प्राकृत का अप्राकृत होता है और प्रातः का सायं होता है। अब देखिए, प्राधिकृत का अप्राधिकृत होता है, प्राकृत का मतलब प्राकृतिक का कृत्रिम होता है, प्रस्तुत का अप्रस्तुत होता है, प्रस्तुति का अप्रस्तुति होता है, प्राचीन का अर्वाचीन या नवीन हो सकता है और प्राप्त का अप्राप्त होता है। तो यहाँ तक हमने हिंदी का कुछ सेगमेंट कवर किया है। अभी करंट अफेयर्स को देख लेते हैं, इसमें भी टेबल बनी हुई है।
सम्मेलन दिया है, कौन सा सम्मेलन है, कौन से स्थान पर हुआ है और उसमें क्या हुआ, यही हमें पढ़ना है। तो भारत और मध्य एशिया संवाद, ये तीसरा संस्करण इसका था, नई दिल्ली में ये हुआ और 18 से लेकर 19 दिसंबर 2021 के बीच में ये संपन्न हुआ। इसमें नई दिल्ली में जो आयोजन हुआ था, कुछ देशों ने भाग लिया, मध्य एशियाई देश जैसे कि कजाकिस्तान, किर्गिजिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और भारत, इनके बीच में मंत्री स्तरीय ये संवाद, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद ई गवर्नेंस पे भी एक सम्मेलन हो गया हैदराबाद में, जो कि 24वां था राष्ट्रीय सम्मेलन, और ये 7 से 8 जनवरी 2022 के बीच में हुआ। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यानी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है वहाँ जाते हैं तेलंगाना में और इसका उद्घाटन करते हैं। इसका थीम महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा, भारत का टेकेड और महामारी के बाद दुनिया में डिजिटल प्रशासन की क्या भूमिका है, इस पर इसे फोकस किया गया था। ब्रिक्स शेरपा बैठक हुई थी और ये पहली थी, 2022 में हुई, 18 से 19 जनवरी की तारीख के बीच में। और अध्यक्षता इसमें, यहाँ आप देख रहे हैं इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है उसे देखिएगा, आभासी रूप से यानी वर्चुअली इसको ऑर्गेनाइज किया गया, क्योंकि इस समय पेंडेमिक का पूरा समय चला है और अभी भी उससे पूरी तरह से निजात नहीं मिली है, बल्कि और वायरस आकर धमक गए। तो ऐसे में सब कुछ वर्चुअल तरीके से ज़्यादा बड़े पैमाने पर हो रहा है, तो आभासी रूप में इसको भी किया गया था। सदस्यों ने 2021 में ब्रिक्स की अध्यक्षता करने के लिए भारत को थैंक यू बोला और चीन ने रोटेटिंग चेयरमैनशिप प्राप्त की है ब्रिक्स की 2022 की, इसे आप देख रहे हैं। ब्रिक्स जो है वो 5 उभरती अर्थव्यवस्थाओं का समूह है, इसे आप जानते ही हैं। तो कौन कौन से देश हैं इसमें? भारत है, चीन रहेगा ही, रूस रहेगा ही, बाकी ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका है। ब्रिक्स का फुल फॉर्म देख लीजिए, इसमें यस यानी साउथ अफ्रीका बाद में जुड़ा है, पहले ये ब्रिक हुआ करता था। तो ये इसकी कहानी है। दावोस वाला जो एजेंडा प्लान था उसको आप देखें, तो ये जो समिट थी ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न होती है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने विश्व आर्थिक मंच यानी WEF के दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन को संबोधित किया है। दावोस एजेंडा 2022 शिखर सम्मेलन ये होता है मतलब इसमें एक चीज़ खास बात बताई गई है कि कोविड-19 जो पेंडेमिक का पूरा दौर चला है उसकी वजह से इसे भी वर्चुअली ही ऑर्गेनाइज किया गया। ऐसा नहीं है कि इसमें आमने सामने टेबल पर बैठकर लोग बात कर रहे थे, सब कुछ स्क्रीन पर हो रहा था और इसे 17 से लेकर 21 जनवरी 2022 के रूप में बीच में संपन्न किया गया है। किंगडम ऑफ वर्ल्ड ये इसका थीम था इस बार का, तो इसे आप ध्यान से देखिएगा। इसके बाद खाद्य तेल ऑयल पाम मिशन पर व्यापार शिखर सम्मेलन ये हैदराबाद में हुआ था और ये हुआ 28 दिसंबर 2021 को। इस प्रकार का ये दूसरा शिखर सम्मेलन है। पहला वाला जो है वो 5 अक्टूबर 2021 को हुआ था गुवाहाटी में, पूर्वोत्तर राज्य में। अब यहाँ आप वैश्विक जैव विविधता कार्य योजना को देख रहे हैं। 2 दिवसीय परामर्श बैठक हुई थी दक्षिण एशियाई और नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था 6 से 7 जनवरी के बीच में। साल 2020 के बाद, यहाँ आप देखें कि साल 2020 के बाद वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क पर दक्षिण एशियाई परामर्श की बैठक अब जाकर आयोजित हुई है और इसका आयोजन अपने ही देश में हुआ था। तारीख आप याद रखेंगे। देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में क्यों यहाँ दिया हुआ है, तो इसके बारे में खास बात यह है कि 17 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF के दावोस एजेंडा में अपना स्टेट ऑफ द वर्ल्ड नाम का विशेष संबोधन दिया। तो ये महत्वपूर्ण है। भारत का डिजिटल शिखर सम्मेलन, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल, उन्होंने 16वें भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2022 को आभासी रूप से संबोधित किया और 11 से 12 जनवरी 2022 को 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है उसके द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया गया था, ये महत्वपूर्ण है। जबकि इस बार का जो थीम था वो भी इंपॉर्टेंट था, सुपर चार्जिंग स्टार्टअप्स। ऐसे स्टार्टअप्स जो कि सुपर चार्जिंग हो यानी किसी भी चीज़ को रिचार्ज करने में, अर्थव्यवस्था को रिचार्ज करने में तेजी से सक्षम हो। इसके बाद UNSC की आतंक निरोधी जो अध्यक्षता है, समिति की अध्यक्षता है, उसकी बात हो रही है। तो यहाँ आप देखें कि भारत जनवरी 2022 में 10 साल बाद दूसरी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद विरोधी समिति यानी UNDC जो है उसकी अध्यक्षता कर रहा है। तो ये बड़ी चीज़ है। पहले भारत ने 2011-12 में इस प्रकार की अध्यक्षता की थी और उसके बाद ये दूसरा अवसर है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ये जो समिति है इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए आतंकवाद विरोधी समिति इसको कहा जाता है और ये सुरक्षा परिषद मतलब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का ही एक अंग है। 15 सदस्यीय एक सहायक निकाय के तौर पे काम करता है और इसका गठन करना पड़ा तब जबकि सबसे बड़ा आतंकवादी हमला हुआ था जो 9/11 का कहा जाता है न्यूयॉर्क में और बड़े बड़े टावर्स को ध्वस्त कर दिया गया, लोग मारे गए। ये दुखद घटना थी, सितंबर में हुई थी। उसके तुरंत बाद ही इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। इसके बाद आप देख रहे हैं राष्ट्रीय पुलिस मिशन का तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन संपन्न हुआ है। ये नई दिल्ली में हुआ था और मध्य पुलिस अनुसंधान विकास ब्यूरो इसके द्वारा महिपालपुर जो नई दिल्ली का है वहाँ पे इसे 23 से 24 दिसंबर 2021 के बीच में आयोजित किया गया था। तो यहाँ तक तो हमने टेबुलर फॉर्मेट में देखा, अभी वन लाइनर भी कुछ देख लेते हैं। तो मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा है, ठीक है, के संगमा आप कह सकते हैं। तो इनके बारे में यह है कि 21 जनवरी 2022 को 50वें राज्य स्थापना दिवस पे लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को के विश्व धरोहर का टैग दिए जाने की ये मांग करते हैं। जीवित जड़ों से बना हुआ ये पुल है, मतलब पेड़ की ही जड़ें इतनी ज़्यादा लचीली हैं कि उन्हीं के सहारे उन्हें गूंथ कर आपस में उलझाकर एक पुल का निर्माण किया गया है जो कि जीता जागता पुल है, आर पार करने के लिए सहयोग करेगा।
नीति आयोग के द्वारा बैंकिंग ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया। देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो भारत के यातायात का भविष्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो यहाँ ये इन पर बैंकिंग का प्लान है। नीति आयोग के द्वारा ये रिपोर्ट लॉन्च की गई है, बैंकिंग ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। और इसके हिसाब से इलेक्ट्रिक वाहनों के वित्त पोषण बाजार का आकार 2025 जो समय है, वर्ष है, वहाँ तक 40,000 करोड़ रुपए तथा 2030 तक 3.7 लाख करोड़ रुपए यानी 3,70,000 करोड़ रुपए तक बढ़ जाएगा। मतलब बड़े पैमाने पर इसमें वृद्धि के आसार हैं। ये रिपोर्ट है तो इसमें समीक्षा करके बताया गया है। अच्छा, यहाँ कोयला क्षेत्र से जुड़े हुए जो की परफॉर्मेंस इंडेक्सेस हैं, इंडिकेटर्स हैं, उन्हें अगर देखा जाए तो आम लोगों से इसको साझा किया गया है और कोयला दर्पण के नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया गया है और इस पोर्टल का उद्घाटन डॉक्टर अनिल कुमार जी ने किया था। ये महत्वपूर्ण चीज़ है। तो कोयला दर्पण का संबंध किससे है, ये पूछा जा सकता है। हैदराबाद में संजीवैया पार्क में हिमालयन मलार्ड या इसी को कहा जाता है जंगली बतख, ये जंगली प्रजाति है, इसको देखा गया और ये माना जा रहा था कि लंबे समय से गायब है, लेकिन एकदम से दिख जाती है। 7 जनवरी 2022 को जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई है उसके हिसाब से विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण के लिए टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को चुना है। तो किसको चुना है ये पूछा जा सकता है, तो आप इसे याद रखेंगे। आगे चलते हैं। ये पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम है असल में। हाल ही में भारतीय मसाला बोर्ड ने स्पाइस एक्सचेंज इंडिया पोर्टल को लॉन्च किया है। ये एक महत्वपूर्ण बात है। भारत और इजराइल देशों के बीच में राजनयिक संबंध को 30 साल कंप्लीट हो गए हैं टोटल, तो उसके स्मारक लोगों को लॉन्च किया गया है यादगार के तौर पे। ये एक मुद्दा है। भारत और इजराइल के राजनयिक संबंध ये 1992 में स्टैब्लिश हुए थे, ये काबिले गौर है। अब देखिए 2021-22 के जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार हैं, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, उसमें 61 विजेताओं को डिजिटली सर्टिफिकेट दिए गए और इसमें इस्तेमाल की गई है, मतलब डिजिटल सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं। तो इसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है और इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को संचालित करने का काम ये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर कर रहा था। ये महत्वपूर्ण है। IIT कानपुर के द्वारा नेशनल ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया और उसी के तहत इस टेक्नोलॉजी को विकसित किया गया। तो पूछा जा सकता है कि ये प्रोजेक्ट कौन से IIT का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2022 में राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर MSME प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया है और MSME प्रौद्योगिकी केंद्र पुडुचेरी में केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय इसके तहत काम करेगा। तो ये आप ध्यान दीजिएगा। दिसंबर 2021 की बात है। IMF वैश्विक ऋण डेटाबेस वैश्विक ऋण के 2020 में रिकॉर्ड $226 ट्रिलियन तक पहुंचने की घोषणा कर चुका है। तो इसका जो आंकड़ा है वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। वैश्विक ऋण के वर्तमान वृद्धि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से एक साल में, मतलब वैश्विक ऋण जो है उसमें एक बड़े पैमाने पर वृद्धि देखी गई है और दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये इस साल की सबसे बड़ी ऋण वृद्धि के तौर पर देखी जा रही है। भारतीय थल सेना ने अपने कर्मियों के लिए हाल फिलहाल में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की मदद से विकसित हल्की, आरामदायक और अधिक क्लाइमेट फ्रेंडली जो युद्ध वर्दी है उसका अनावरण किया है। असल में सैनिकों की जो पोशाक होती है, चाहे वो किसी भी सेना के सैनिक हों, जल, वायु या थल सेना, तो बड़ी कष्टदेह होती है। उन्हें रफ टफ बनाया जाता है ताकि आसानी से वो घिसने से फटे नहीं और काफ़ी हद तक मौसम रोधी हो, लेकिन इससे शरीर को बहुत ज़्यादा आराम नहीं मिलता है। तो ये जो पोशाक है ये इनके लिए कंफर्टेबल होगी ताकि ये आराम से रह सके। इसके बाद आप देखें आगे, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के हिसाब से 2026 वर्ष तक भारत $300 बिलियन के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का निर्माण और निर्यात दोनों करेगा, यानी सक्षम हो जाएगा। और 12 जनवरी 2022 की बात क्यों हो रही है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी, मोदी जी उसमें भाग लिए थे और पुडुचेरी में जो 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव था उसको इनॉग्रेट किया गया था, उसका उद्घाटन किया गया था। महोत्सव 12 से लेकर 13 जनवरी 2022 को वर्चुअली आयोजित किया गया था, ये आपने देखा। विषय क्या था इस महोत्सव का, तो सक्षम युवा सशक्त युवा, ये इसका विषय था। 20 जनवरी 2022 को संशोधित ग्रामीण क्षेत्र विकास योजना निर्माण और कार्यान्वयन जो है इसका दिशा निर्देश गिरिराज सिंह जी के द्वारा जारी किया गया और 2 डिजिटल सेवाओं को लॉन्च किया गया है गुजरात हाई कोर्ट के द्वारा जनवरी में, मतलब इसी साल की जनवरी में। एक तो है जस्टिस क्लॉक और दूसरा है अदालत शुल्क हेतु इलेक्ट्रॉनिक भुगतान, यानी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट फॉर कोर्ट फी। तो ये दोनों प्रणालियों का उद्घाटन ये जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी के द्वारा किया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन यानी MSSM जो है उसके दिशा निर्देशों को संशोधित करते हुए मशीनीकरण की जो प्रक्रिया है उसमें ड्रोन खरीदने के लिए सब्सिडी देने का प्लान बनाया है। मतलब 40 से लेकर 100% ये मार्च 2023 तक सब्सिडी की घोषणा की गई। इसमें आंकड़ा इंपॉर्टेंट है। गणतंत्र दिवस से पहले 21 जनवरी 2022 को इंडिया गेट पर जो अमर जवान ज्योति है उसकी लौ को, मतलब उसकी लौ जलती रहती है, उसमें अग्नि हमेशा प्रज्वलित रहती है, तो उसके बगल में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की लौ में इसको विलीन कर दिया गया है। ठीक है, मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जो अमर जवान ज्योति है उसकी लौ को जो युद्ध स्मारक है उसमें विलीन कर दिया गया, मतलब दोनों को मिलाकर एक कर दिया गया है, ये मतलब है इसका। आपने सुना होगा, ये काफी चर्चा में था। इसके बाद आप देखें एयर मार्शल बलभद्र राधाकृष्ण जो है इन्होंने इस समारोह का नेतृत्व किया था, रक्षा स्टाफ प्रमुख हैं ये। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यबल को 31 मार्च 2022 को आगे 3 साल के लिए और एक्सपेंड कर दिया है
और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का गठन हुआ था 1994 में 12 अगस्त की तारीख में, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद इसमें देखिए हाल ही में रेल मंत्रालय के द्वारा गुजरात राज्य के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके एकता नगर कर दिया गया है, मतलब एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। और स्टैचू ऑफ यूनिटी का केवड़िया रेलवे स्टेशन बड़ोदरा डिवीजन के अंतर्गत आता है। पूछा जा सकता है कौन सा डिवीजन है, क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग खोद कर प्रश्न पूछने में माहिर है। अब यहाँ पे डॉग प्राइम टेक की बात की जा रही है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के साथ एकीकृत भारत का ये पहला स्वास्थ्य लॉकर है जिसको कि लॉन्च किया गया। अगली न्यूज आपको ये बताती है कि जनवरी 2022 में दुबई यूएई में, मतलब दुबई में कुल मिलाकर प्रतिष्ठित इन्फिनिटी ब्रिज को औपचारिक रूप से पहली बार यातायात के लिए खोल दिया गया है। ये एक है महत्वपूर्ण। और जल पक्षियों की गणना हो रही थी, और ये गणना कहाँ पर हो रही थी? केरल राज्य में। उथले पानी में छोटे सिर वाला समुद्री सांप देखा गया। तो समुद्री सांप को इन्होंने देखा और ये काफी इंटरेस्टिंग था। ये छोटे सिर वाला होता है और जो उथला पानी होता है वही रहता है। तो सांप की कितनी भी अच्छी अच्छी प्रजातियां हो पानी में रहने वाली, वो उथले पानी में ही रहती हैं। गहरे पानी में सांप नहीं रह सकते। ठीक, अब यहाँ आप देखें उनकी शारीरिक संरचना ऐसी नहीं होती है कि वो गहरे पानी में सर्वाइव कर सके। यहाँ आप देख रहे हैं आगे केरल के तिरुवनंतपुरम में पेरुमाथुरा तट जो है वहां पे इसे देखा गया और इसका नाम है हाइड्रोफिस ग्रेसिलिस। ठीक है, इसके अंदर गिल्स भी पाए जाते हैं ऐसा माना जाता है। भितरकणिका नेशनल पार्क उड़ीसा में है, बताने की जरूरत नहीं है। जनवरी 2022 में एक दुर्लभ खारे पानी वाला एल्बाइनो मगरमच्छ यहाँ पे देखा गया जिसका नाम रखा गया है श्वेता। तो इससे पता चलता है कि ये एक मादा मगरमच्छ है। और एल्बाइनो का मतलब होता है कि जिनके पास रंग न हो, मतलब रंग विहीन अर्थात सफेद। तो सफेद मगरमच्छ देखने में कितना क्यूट लगता होगा, ये सोचने वाली बात। ठीक है, तो यहाँ पर ये करंट अफेयर और ये मॉड्यूल समाप्त होता है। इसमें इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।